हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम टू मंक ट्यूटोरियल। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे मध्यकालीन छत्तीसगढ़ के इतिहास में कलचुरी वंश। और इस कलचुरी वंश में ये कलचुरी वंश का भाग 3 है। इससे पहले वाले सेशन में हम लोगों ने कलचुरी वंश के शासकों में कलिंग राज, कमल राज, रत्नदेव प्रथम, पृथ्वीदेव प्रथम और जाज्जल्यदेव प्रथम के बारे में जाना था। आज की जो क्लास है इसमें हम लोग रत्नदेव द्वितीय, पृथ्वीदेव द्वितीय, जाज्जल्यदेव द्वितीय, जगत देव और जगत देव के पुत्र रत्नदेव तृतीय के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा रत्नदेव तृतीय के बाद शासक आते हैं प्रतापमल्ल। ठीक है, प्रतापमल्ल के बाद शासक बनेंगे बहारेंद्र शाह। लेकिन याद रखिएगा, प्रतापमल्ल और बहारेंद्र शाह के बीच में लगभग 250 से 300 वर्षों का अंधकारमय युग आता है। और इस अंधकार युग में कुल 9 शासक होते हैं अकॉर्डिंग टू बाबू रेवाराम। बाबू रेवाराम के अनुसार 9 शासक। और वो 9 शासक कौन है उसको भी हम लोग आगे की क्लास में समझते चलेंगे। जैसे ही अंधकार युग खत्म होता है हमको एक शासक का उल्लेख मिलता है और वो शासक कौन है? बहारेंद्र शाह। बहारेंद्र शाह के बाद आते हैं कल्याण शाह। कल्याण शाह के बाद याद रखिएगा तखत सिंह। यहाँ पे फिर आपको 6 शासक मिलेंगे। कल्याण सिंह के बाद कल्याण शाह और तखत सिंह के बीच में 6 शासकों का उल्लेख मिलता है। यहाँ भी शासकों का क्रम पता चलता है। उसके बाद तखत सिंह के बाद राज सिंह है, राज सिंह के बाद सिरदार सिंह, सिरदार सिंह के बाद रघुनाथ सिंह और मोहन सिंह जो है वो अंतिम मराठों के अधीन कलचुरी शासक हैं। ठीक है, अंतिम स्वतंत्र कलचुरी शासक कौन है? तो रघुनाथ सिंह है। और अंतिम मराठों के अधीन कलचुरी शासक कौन है या अंतिम कलचुरी शासक कौन है? तो वो मोहन सिंह है। तो इस प्रकार से हम लोग यहां तक देख चुके हैं। ठीक है, पहली क्लास में हम लोगों ने किसके किसके बारे में जाना? तो कलिंग राज के बारे में, कमल राज, रत्नदेव प्रथम, पृथ्वीदेव प्रथम और जाज्जल्यदेव प्रथम के बारे में आया था। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो ये इस वाले वीडियो में आपको मिल जाएगा। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग क्या जानेंगे? तो जाज्जल्यदेव प्रथम के जो पुत्र हैं, जाज्जल्यदेव प्रथम के पुत्र का नाम क्या था? तो याद रखिएगा रत्नदेव द्वितीय। ठीक है, रत्नदेव द्वितीय के अलावा उनके जो पुत्र होंगे वो होंगे पृथ्वीदेव तृतीय। पृथ्वीदेव तृतीय के पुत्र होंगे जाज्जल्यदेव द्वितीय। ठीक है, जाज्जल्यदेव द्वितीय याद रखिएगा। पृथ्वीदेव द्वितीय के एक और पुत्र होते हैं। इसमें से जो छोटा पुत्र होता है, ठीक है, छोटा पुत्र कौन है? तो छोटे पुत्र हैं आपके कौन? जाज्जल्यदेव द्वितीय। और बड़े पुत्र हैं जगत देव। ये याद रखिएगा। आगे स्टोरी में आपको समझ आएगा कि पहले छोटा पुत्र क्यों राजा बना, बड़ा पुत्र क्यों नहीं। ये स्टोरी में हम लोग समझेंगे। ठीक है, जगत देव के पुत्र का नाम रहता है याद रखिएगा रत्नदेव तृतीय। और हमेशा से रिकॉर्ड चला है, ये दोनों चूंकि क्या है, ये दोनों भाई हैं। याद रखिएगा ये दोनों भाई हैं और हमेशा से रिकॉर्ड है दादा का नाम। ठीक है, मतलब इनके जो दादा होंगे कौन होंगे? पृथ्वीदेव प्रथम के पिता रत्नदेव द्वितीय। तो अपने दादा के नाम से ही क्या किए? अपने पुत्र का नाम रख दिए। और यही हमेशा आता है कि जैसे जो दादा का नाम रहेगा वो पुत्र का नाम वैसा वो शासक रखेगा। जैसे जगत देव के दादा का नाम क्या था? रत्नदेव द्वितीय। तो अपने पुत्र का नाम रत्नदेव तृतीय रख दिया। सेम चीज आपको अगर देखना है, एग्जाम्पल के लिए देखें तो जाज्जल्यदेव प्रथम के दादा कौन थे? ठीक है, जाज्जल्यदेव प्रथम के दादा, हम लोग अगर पिछली स्लाइड में ही जाएं, जाज्जल्यदेव प्रथम के दादा कौन थे? तो रत्नदेव प्रथम थे। रत्नदेव प्रथम के कारण इन्होंने अपने पुत्र का नाम क्या रख दिया? रत्नदेव द्वितीय रख दिया। ये चीज क्लियर है? ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग देखें तो ये क्रम ऐसा ही चलता है। जो दादा का नाम रहेगा वो नाम अपने पुत्र को दे देंगे। और इसका कोड हम लोग देखे थे, कोड आपको याद होगा तो मैं पहले ही बताया था, के आरपीजे। ठीक है, आरपीजे, जेआरपी, इतना तो कभी देखते। कलिंग राज, कमल राज, रत्नदेव प्रथम, पृथ्वीदेव प्रथम, जाज्जल्यदेव प्रथम। उसके बाद रत्नदेव द्वितीय, पृथ्वीदेव द्वितीय, जाज्जल्यदेव द्वितीय। उसके बाद जगत देव, उसके बाद रत्नदेव तृतीय और पी से होता है प्रतापमल्ल। इस प्रकार का हम लोग कोड देख चुके हैं, पहली क्लास में ही हम लोग देखे थे, तो उस पर नहीं जाते। हमारे जो पहले शासक हैं इसमें कौन? रत्नदेव द्वितीय। उसको हम लोग देखते हैं। रत्नदेव द्वितीय के बारे में सबसे पहले समझते हैं कि रत्नदेव द्वितीय के बारे में हमको जानना क्या क्या चीज है। देखिए, इनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको कहानी बता दूं रत्नदेव द्वितीय के बारे में। इनके जो पिता थे उनका नाम क्या था? तो याद रखिएगा जाज्जल्यदेव प्रथम। जाज्जल्यदेव प्रथम कौन है? वो वही शासक हैं जिन्होंने आपके जांजगीर शहर की स्थापना की, जाज्जल्यपुर नगर बसाया। ठीक है, तो जाज्जल्यदेव प्रथम याद रखिएगा कलचुरियों में सर्वाधिक शक्तिशाली शासक माने जाते हैं। क्या है ये? सर्वाधिक शक्तिशाली। क्योंकि सर्वाधिक शक्तिशाली शासक हैं, ठीक है, इसलिए इन्होंने क्या किया? त्रिपुरी की अधीनता को अस्वीकार कर दिया। त्रिपुरी वाले को बोले कि हम लोग आपके अधीन नहीं रहेंगे, त्रिपुरियों के कलचुरी के अधीन ये नहीं रहेंगे, उनकी अधीनता को अस्वीकार कर देंगे, अपने नाम के सोने के सिक्के चलाएंगे और स्वयं को क्या करेंगे? ये स्वतंत्र शासक घोषित कर देंगे। कौन?
ठीक है, स्वतंत्र कौन घोषित करेंगे? जाज्जल्यदेव प्रथम। अब देखिए ये चीज जो ये कर रहे हैं, इनके पुत्र होते हैं कौन? रत्नदेव द्वितीय। ये भी क्या करेंगे? अपने आप को स्वतंत्र ही घोषित करेंगे, अर्थात त्रिपुरी के अधीनता को ये भी नकार देंगे। ठीक है, अब देखिए चूंकि ये त्रिपुरी यहाँ पे है, मान के चलते हैं जो वर्तमान जबलपुर वाला क्षेत्र है यहाँ त्रिपुरी है, और इस समय शासक कौन थे? तो याद रखिएगा गयाकर्ण यहाँ के शासक हैं। अधीनता अस्वीकार करने का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो ये है कि ये लोग अगर अधीनता स्वीकार करते हैं तो वार्षिक क्या कर देंगे? कर देंगे। ठीक है, यहां से पैसा जाता था, टैक्स जाता था। अगर ये नहीं देते हैं इसका मतलब हम आपकी अधीनता स्वीकार नहीं करते, हम अपने आप को स्वतंत्र राजा घोषित कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रतनपुर है, इस रतनपुर में कौन शासक हैं? तो अभी शासक बन गए हैं आपके रत्नदेव द्वितीय। क्योंकि रत्नदेव द्वितीय ने त्रिपुरी की अधीनता को अस्वीकार किया था, तो ये उतने शक्तिशाली शासक नहीं थे, याद रखिएगा। इनके पिता जरूर सर्वाधिक शक्तिशाली थे, इसके कारण ही त्रिपुरी वाले उनके ऊपर आक्रमण नहीं करते हैं। लेकिन रत्नदेव द्वितीय जो है अपने पिता की भांति उतने शक्तिशाली नहीं थे, उनकी तुलना में ये कम शक्तिशाली थे। तो गयाकर्ण जो है त्रिपुरी के शासक, वो इनके ऊपर क्या कर देते हैं? आक्रमण कर देते हैं। रतनपुर पर कौन आक्रमण करेगा? त्रिपुरी के नरेश गयाकर्ण। अब जब गयाकर्ण यहां से आक्रमण करते हैं, एक मिनट में कलर चेंज कर देता हूं यहां पे, तो इस आक्रमण में ये क्या हो जाते हैं? गयाकर्ण पराजित हो जाते हैं। क्लियर है? यहां तक क्लियर है क्या? अब देखिए इसमें एक और स्टोरी आती है, वो है उड़ीसा की स्टोरी। अब उड़ीसा की स्टोरी कैसे? इधर कौन सा क्षेत्र है? उड़ीसा है। इस उड़ीसा में आपको याद होगा, तो मैं पहले ही आपको बताया था, जब त्रिपुरी के शासक कमल राज के समय, आप ध्यान दीजिएगा, त्रिपुरी के शासक जब उड़ीसा अभियान में जा रहे थे, तब यहां कमल राज ने त्रिपुरी के शासकों का उड़ीसा अभियान में क्या किया था? मदद किया था। ठीक है, अब चूंकि उड़ीसा अभियान में कमल राज ने मदद किया था और यहां से एक साहिल्य लेके गए थे, साहिल्य नामक वीर योद्धा, प्रीवियस क्लास में ये चीज देख चुके हैं। ठीक है, तो त्रिपुरी वालों से जो बैर था वो किसका था? उड़ीसा वालों का। उड़ीसा में गंग वंश का शासन था। कौन सा वंश? गंग वंश। ठीक है, गंग वंश के जो शासक थे, उनका एक शासक का नाम मिलता है अनंत वर्मन। अनंत वर्मन चोड़गंग। स्टोरी समझते चलिएगा। अनंत वर्मन चोड़गंग जो है ये गंग वंश के शासक हैं। ठीक है, और ये कहां आक्रमण करने के लिए जाएंगे? रतनपुर में। ठीक है, बीच में याद रखिएगा, इसी बीच में एक और आपको क्षेत्र मिलता है। इस क्षेत्र के जो एक शासक रहते हैं, जिनके नाम जिनका रहता है हदोखू। ठीक है, और ये गंग वंश के वाले जो हैं ये भंज वंश के शासक, ये याद रखिएगा, ये भंज वंश है। इस भंज वंश में एक शासक होते हैं हदोखू। कौन से शासक? हदोखू। तो गंग वंशीय शासक अनंत वर्मन चोड़गंग भंज वंशीय शासक हदोखू का मदद लेते हैं और रतनपुर पर आक्रमण कर देते हैं। चूंकि अभी रतनपुर में रत्नदेव द्वितीय का साम्राज्य है और रत्नदेव द्वितीय अभी जस्ट गयाकर्ण से युद्ध करके विजयी होकर लौटे हैं, तो इनकी स्थिति वैसी नहीं रहती कि युद्ध कर पाए। लेकिन फिर भी युद्ध में जो है अनंत वर्मन चोड़गंग को ये पराजित कर देते हैं, और जो हदोखू रहते हैं इनका पता चल जाता है कि इस युद्ध में भंज वंशीय शासक हदोखू ने उनकी मदद की थी। किसकी? अनंत वर्मन चोड़गंग की। अब इसके बाद क्या हुआ? कलर एक मिनट चेंज कर लेता हूं मैं। अब ध्यान रखिएगा, ये हदोखू जो है यहां से भाग जाते हैं युद्ध से और अनंत वर्मन चोड़गंग को पराजित कर दिया जाता है। अब इसके बाद रतनपुर में रत्नदेव द्वितीय जो है ये हदोखू के ऊपर आक्रमण कर देंगे। उड़ीसा में किसके ऊपर? भंज वंशीय शासक हदोखू, कि आप हमारे साथ छल के आप हमारे दुश्मन का सहायता कर रहे हो, लो पकड़ो, और इनके ऊपर आक्रमण कर देंगे। हदोखू को हरा देंगे, इनकी हत्या कर देंगे। अब इनके बाद इनका कॉन्फिडेंस लेवल एकदम पीक में रहता है। ठीक है, कॉन्फिडेंस एकदम हाई। तो ये क्या करते हैं आगे की ओर, इधर ध्यान से देखेंगे तो ये उड़ीसा से आगे अगर जाते हैं तो इस क्षेत्र में मिलता है बंगाल। ये आक्रमण को और आगे बढ़ा देते हैं और बंगाल साइड में, याद रखिएगा, बंगाल साइड भी आक्रमण कर देंगे। और बंगाल में उस समय गोंड राजा रहते थे, गोंड वंश का शासन था, गोंड राजा थे, और उस राजा का नाम याद रखिएगा, पूछ लिया जाता है शशांक। ठीक है, एग्जाम में आ चुका है ये क्वेश्चन। तो बंगाल के गोंड राजा शशांक को भी ये हरा देंगे। कुल मिलाकर रत्नदेव द्वितीय जो हैं अपने लाइफ टाइम में ये 4 युद्ध करते हैं। 2 इनके खिलाफ, मतलब इनके ऊपर आक्रमण होता है। कौन कौन सा? एक त्रिपुरी का आक्रमण होता है, कौन करते हैं? गयाकर्ण। और दूसरा आक्रमण होता है गंग वंश का, अनंत वर्मन चोड़गंग। ठीक है,
और दो ये आक्रमण करते हैं, दो इनके ऊपर आक्रमण होता है और दो आक्रमण ये करते हैं। और दो आक्रमण कौन कौन से ये करते हैं? तो एक भंज वंश के ऊपर आक्रमण करते हैं, ये भंज वंश के शासक कौन? हदोखू को, उनको हरा देंगे। ठीक है, हदोखू को याद रखिएगा, इनको सीधा मार ही देते हैं, हराते हैं और साथ में क्या कर देते हैं? मार देते हैं। इसके अलावा बंगाल में गोड़ वंश के जो राजा थे, गोड़ राजा कौन? शशांक, इनके ऊपर आक्रमण। तो दो ऐसे शासक होंगे जो इनके ऊपर रतनपुर में आक्रमण करेंगे और दो रतनपुर से आक्रमण होगा। ये चीज क्लियर है? अब इसी चीज को हम लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, स्टोरी आपको समझ आ गया होगा कि ये अपने पिता की भांति क्या नहीं थे, प्रतापी शासक नहीं थे उतनी, इसलिए उस भ्रम में गयाकर्ण जो है इनके ऊपर आक्रमण कर देता है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं रत्नदेव द्वितीय के बारे में समझने का। रत्नदेव द्वितीय का जो शासनकाल था वो कब से कब तक था? तो याद रखिएगा 1120 ईस्वी से लेके 1135 ईस्वी, लगभग 15 वर्षों का इनका क्या था? शासनकाल था। इन 15 वर्षों में इन्होंने मुख्य रूप से 4 युद्ध लड़े हैं। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ के कलचुरी वंश के सर्वाधिक शक्तिशाली और प्रतापी कलचुरी शासक जाज्जल्यदेव प्रथम के क्या थे? पुत्र थे। इनका एक और नाम मिलता है, इनका एक अन्य नाम मिलता है, वो है जगत का सिंह। और ये पेपर में पूछ लिया गया था। ठीक है, जगत का सिंह किसको कहा जाता है कलचुरी शासकों में? जगत सिंह नहीं है, जगत का सिंह है। और याद रखिएगा जगत का सिंह जो है वो रत्नदेव द्वितीय को कहा जाता था। अब इनके बारे में हमको जानकारी कहां से मिलती है? तो बेसिकली जानकारी के 3-4 ही स्रोत हैं, जिसमें से अकलतरा, शिवरी नारायण, पारागांव और सरखों में मिले अभिलेख से इनकी जानकारी हमको मिलती है। ठीक है, कौन कौन सा? अकलतरा, शिवरी नारायण, पारागांव और सरखों, यहां से मिले अभिलेखों से इनकी जानकारी हमको प्राप्त होती है रत्नदेव द्वितीय के बारे में। कौन कौन सी जानकारी प्राप्त होती है? तो पहली जानकारी, इन्होंने अपने पिता की भांति सोने और चांदी के सिक्के जारी करवाए थे। उनके पिता आपको याद होगा कलचुरी वंश में पहले शासक हैं जिन्होंने सोने के सिक्के चलाए, जाज्जल्यदेव प्रथम। ठीक है, तो ये अपने पिता की भांति सोने और चांदी के सिक्के जारी करते हैं। कहा जाता है रत्नदेव द्वितीय जो हैं ये 36 विधाओं में, कला की 36 अलग अलग विधा होती है, उन सब में निपुण थे। इसलिए इनके राज्यकाल में विद्या और कला को उदारता पूर्वक राज्याश्रय मिला था, क्योंकि राजा भी क्या थे? कलाओं में निपुण थे। तो एक कलाकार दूसरे कलाकार को समझता था। ठीक है, इसी क्रम में जो एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ज्योतिष पद्मनाभ के बारे में। ज्योतिष का नाम क्या है? पद्मनाभ। तो इनके राज्य में ज्योतिष पद्मनाभ, जो कि चंद्रग्रहण की गणना करने के लिए क्या था? फेमस व्यक्ति था उस समय में, उनको राज्याश्रय मिला था और इनको जीवन यापन करने के लिए ग्राम भी दान दिया था। ग्राम दान में दिया था किनको? ज्योतिष पद्मनाभ को। अब ये ग्राम दान वाला जो है पूरा सीरीज हमारा जब खत्म हो जाएगा मध्यकालीन, तो किस शासक ने किसको कितना कौन कौन सा ग्राम दान में दिया उसको लास्ट में मैं समराइज बता दूंगा एक वीडियो में। क्लियर है? तो यहां तक ये चीजें आपको समझ आ गई कि सबसे शक्तिशाली शासक के पुत्र हैं ये। इनका बचपन का नाम क्या था? जगत का सिंह। इनकी जानकारी हमको अकलतरा, शिवरी नारायण, पारागांव और सरखों से मिले अभिलेखों से होती है। कौन कौन सी जानकारी मिलती है? तो इन्होंने सोने और चांदी के सिक्के चलाए। इनको 36 विधाओं का, 36 अलग अलग विधाओं का क्या था? ज्ञान था, विद्या अलग अलग थी। और चूंकि ये खुद ज्ञानी व्यक्ति थे, विधाओं में निपुण थे, कलाकार थे, तो कला को उदारता पूर्वक इन्होंने राज्य आश्रय दिया। ज्योतिषी हैं पद्मनाभ, उनको चंद्रग्रहण की जो गणना करने वाले व्यक्ति थे उनको गांव ही दान में दे दिया ताकि वो अपना जीवन यापन कर सकें। ठीक है, अब जो स्टोरी मैं आपको पहले बताया था उसी पर आते हैं। इन्होंने अपने पिता के समान त्रिपुरी की अधीनता को अस्वीकार कर दिया। ठीक है, अब अस्वीकार करके स्वयं को क्या घोषित कर देंगे? ये स्वयं को स्वतंत्र ही घोषित करेंगे, मतलब कोई टैक्स वैक्स नहीं भेजेंगे त्रिपुरी को। अब इससे किसको मिर्ची लगेगी? तो याद रखिएगा इस कारण त्रिपुरी नरेश गयाकर्ण के द्वारा इनके ऊपर आक्रमण कर दिया गया, जिसे रत्नदेव द्वितीय ने विफल कर दिया और गयाकर्ण जो है ये इस युद्ध में हार गए। याद रखिएगा। ठीक है, अब रत्नदेव द्वितीय को त्रिपुरी नरेश गयाकर्ण से युद्ध करता देख के उड़ीसा के गंग वंशीय शासक अनंत वर्मा चोड़गंग ने इनके ऊपर आक्रमण कर दिया, जिनका सहयोग उड़ीसा के भंज शासक किसने किया था? हदोखू ने। ध्यान रखिएगा ये टाइमलाइन जो है वैसा ही चल रहा है जो आपको स्टोरी में बताया था। ठीक है, हदोखू भंज वंश के शासक हैं और ये गंग वंश के शासक हैं अनंत वर्मा। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, गंग और भंज में। भंज वंश के शासक कौन है? हदोखू हैं, जो हेल्प कर रहे हैं सेना देने में, मिलिट्री देने में। ठीक है,
जबकि हमला कौन कर रहा है, तो गंग वंशीय शासक अनंत वर्मन। अब अनंत वर्मन चोड़गंग से युद्ध कौन करेगा, तो याद रखिएगा अनंत वर्मन चोड़गंग से रत्नदेव द्वितीय के सेनापति आते हैं, सेनापति का नाम है जगपाल। इनके सामंत रहते हैं वल्लभराज और मंत्री रहते हैं पुरुषोत्तम। इन तीनों ने मिलकर, क्योंकि ये कहां से हमला कर रहे हैं, इधर है ये रतनपुर, इधर है उड़ीसा, तो यहां से हमला करेंगे। तो ये सिवरी नारायण का जो क्षेत्र है, सिवरी नारायण को उस समय कहा जाता था तलहारी मंडल। कहा क्या कहा जाता था, तलहारी मंडल। सिवरी नारायण का नाम था, जिस जैसे कोमो मंडल, ठीक है, पिंडरा का नाम था, वैसी तलहारी मंडल जो है वो सिवरी नारायण का नाम था। और सिवरी नारायण के समीप रत्नदेव द्वितीय के जो सेनापति हैं जगपाल, सामंत वल्लभराज और मंत्री पुरुषोत्तम, इन्होंने किससे युद्ध किया, आपके रत्न अनंत वर्मन चोड़गंग से, ठीक है, और उनको हरा दिया। और उनको क्या कर दिया, अनंत वर्मन चोड़गंग को हरा दिया। और यहां से अनंत वर्मन चोड़गंग की स्टोरी खत्म हो जाती है। लेकिन अब स्टोरी आती है किसकी, हदोखू की। हदोखू इसमें सहायता किए रहता है, ठीक है। तो अनंत वर्मन चोड़गंग की सहायता करने वाले उड़ीसा के भंज राजाओं की राजधानी खिज्जिंग पर आक्रमण कर, कहां पर आक्रमण, खिज्जिंग, ये किसकी राजधानी है, तो भंज राजाओं की, भंज शासकों की राजधानी है। आक्रमण कर वहां के शासक हदोखू को मृत्युलोक पहुंचा दिया, सीधा सीधा मार देते हैं, किसको, हदोखू। और भंज राजाओं की राजधानी कहां थी तत्कालीन, तो खिज्जिंग, याद रखिएगा, ठीक है। अब इतना जब विजय, 3 विजय हो चुका है, एक आपके जो गयाकर्ण है त्रिपुरी के राजा, उनको हरा चुके हैं। दूसरा अनंत वर्मन चोड़गंग जो गंगवंशीय शासक हैं। तीसरा भंज शासक हदोखू को मार देते हैं खिज्जिंग पर आक्रमण करके। तो इतना विजय देखने के बाद जो है वो राजा साहब रत्नदेव द्वितीय जो है उनका एकदम कॉन्फिडेंस क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। और उपरोक्त विजय के बाद रत्नदेव द्वितीय का साहस बढ़ा और उसने अपना साम्राज्य विस्तार करना शुरू कर दिया, जिसमें उनके सामंत वल्लभराज और मंत्री पुरुषोत्तम राज ने बड़ा शौर्य दिखाया था। बेसिकली ये दो थे जिन्होंने लड़ाई में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, ठीक है। और इसी कड़ी में साम्राज्य विस्तार कार्य में उन्होंने बंगाल के गौड़ राजा शशांक को भी क्या कर दिया, परास्त कर दिया और अपना जो साम्राज्य है उतना तक विस्तार कर लिया। अब चूंकि देखिए ध्यान दीजिएगा, इधर आप ध्यान देंगे तो इधर त्रिपुरी में भी हरा चुके हैं, इधर आपके सिवरीनारायण साइड भंज राजा को भी, इधर आपके शशांक को भी। इन सब में अलग अलग क्षेत्रों में ये अपना क्षेत्र विस्तार कर चुके हैं, साम्राज्य विस्तार कर चुके हैं। और इसके कारण इनको क्या लगता है कि मैं मैकल, कोसल और उत्कल तीनों का स्वामी हो चुका हूं। मैकल अर्थात आपके जो त्रिपुरी वाले क्षेत्र हैं, ठीक है, कोसल यानी कि छत्तीसगढ़ का क्षेत्र, उत्कल यानी कि उड़ीसा वाला जो क्षेत्र है। मैकल, कोसल और उत्कल तीनों क्षेत्रों में मैं साम्राज्य विस्तार कर चुका हूं। इसके कारण इन्होंने इन सभी विजयों के बाद त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की थी। कौन सी उपाधि, त्रिकलिंगाधिपति। अब आपकी जानकारी के लिए थोड़ा सा नोट करके मैं यहां बताना चाहूंगा, त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण करने वाले ये पहले व्यक्ति नहीं थे। इनसे पहले एक व्यक्ति आपको मिलते हैं पांडुवंश में। पांडुवंश के कौन, महाशिव तिवरदेव। महाशिव तिवरदेव ने, याद रखिएगा, त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की थी पहले भी। इसके अलावा उन्होंने सकल कोसलाधिपति, सकल कोसलाधिपति की मैं आपको उपाधि बताया था, पृथ्वीदेव प्रथम ने धारण की थी। पृथ्वीदेव प्रथम ने सकल कोसल अधिपति की उपाधि धारण की थी। तो ये दोनों उपाधि जो कलचुरी शासक धारण कर रहे हैं ये ऑलरेडी महाशिव तिवरदेव ने धारण की हुई थी। क्लियर है। अगर आप इसका स्टोरी अच्छे से और डिटेल में जानना चाहते हैं तो यहाँ ये जो वीडियो है मैकल के वंश, सिरपुर के पांडुवंश, प्राचीन छत्तीसगढ़ के इतिहास का 12वां वीडियो लेक्चर, वहां से आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। आप वहां जाकर इसको देख सकते हैं। अब आते हैं हमारी स्टोरी में रत्नदेव द्वितीय के ऊपर ही। तो रत्नदेव द्वितीय के, याद रखिएगा, 3 पुत्र थे। कितने पुत्र थे, 3 पुत्र। 3 पुत्रों में से सबसे जो बड़ा पुत्र था उसका नाम था पृथ्वीदेव द्वितीय, ठीक है। दूसरे पुत्र का नाम था जयसिंह देव और तीसरे पुत्र का नाम था अकाल देव, ठीक है। 3 अलग अलग पुत्र हैं, कौन कौन से, पृथ्वीदेव द्वितीय, जयसिंह देव और अकाल देव, ठीक। तो रत्नदेव द्वितीय के बाद कौन शासक बनेगा, तो याद रखिएगा इनके बाद शासक बनेंगे पृथ्वीदेव द्वितीय, ठीक है। रत्नदेव द्वितीय के बाद कौन शासक बने, पृथ्वीदेव द्वितीय। और इसके अलावा पृथ्वीदेव द्वितीय के कोनीय अभिलेख से, इन्हीं के कोनीय अभिलेख से रत्नदेव द्वितीय को 36 विधाओं का ज्ञाता कहा गया है। मैं आपको बताया था, पहले भी बोल चुका हूं, ये 36 विधाओं का ज्ञाता कौन थे, रत्नदेव द्वितीय थे। ये कौन कहते हैं, तो उनके ज्येष्ठ पुत्र कौन, पृथ्वीदेव द्वितीय अपने कोनीय अभिलेख में कहते हैं कि मेरे जो पिता थे रत्नदेव द्वितीय वो 36 विधाओं के ज्ञाता थे, ठीक है।
बात करें जयसिंह देव के बारे में तो इनकी कोई उतनी जानकारी हमको नहीं मिलती इतिहास में। हाँ, अकाल देव की एक जानकारी मिलती है कि इन्होंने अपने नाम पर अकलतरा नगर की स्थापना की थी। ठीक है, कौन से नगर की? अकलतरा, जिसको हम लोग जानते हैं वर्तमान जांजगीर चांपा जिले में स्थित है। ठीक है, तो अकाल देव ने ही कौन सा नगर बसाया? अकलतरा नगर बसाया था। थोड़े से स्थापत्य की ओर आते हैं तो रत्नदेव द्वितीय के याद रखिएगा, आपको मैं सामंत पहले ही बता चुका हूं। सामंत का नाम था वल्लभराज। ठीक है, तो वल्लभराज ने कोटगढ़ किला, जिसको अकलतरा किला भी कहा जाता है, उसमें विकर्णपुर महल और रेवंत, रेवंत किनका नाम है तो याद रखिएगा, रेवंत जो है वो सूर्य भगवान के पुत्र का नाम है। तो दो चीजों का निर्माण किया। पहला कराया कोटगढ़ किला, जो अकलतरा किला या फिर विकर्णपुर महल के नाम से जाना जाता है, और दूसरा रेवंत मंदिर, जो सूर्य भगवान के पुत्र का मंदिर है। ये दोनों का निर्माण किसने कराया? तो सामंत वल्लभराज ने कराया। ये किनके सामंत थे? तो याद रखिएगा, रत्नदेव द्वितीय के सामंत थे। कोटगढ़ किला कहां स्थित है? तो याद रखिएगा, वर्तमान अकलतरा। चूंकि रत्नदेव द्वितीय के काल में ये क्षेत्र सब उनके थे। अकलतरा शहर की स्थापना ही किसने की? के जो पुत्र हैं, छोटे पुत्र अकाल देव ने अकलतरा शहर की स्थापना की। क्लियर है? तो ये जो सारी चीजें हैं, ये मेरे ख्याल से आपको समझ आ गई होंगी, इनके समय का स्थापत्य भी। अब देखिए, इसके बाद अगला हम लोग समझते हैं इनके जो पुत्र होंगे, कौन होंगे? पृथ्वीदेव द्वितीय। थोड़ी चीजें मैं यहां आपको इसी स्लाइड में बताना चाहूंगा। रत्नदेव द्वितीय के समय याद रखिएगा, त्रिपुरी का क्या हुआ था? आक्रमण हुआ था। त्रिपुरी का क्या हुआ? आक्रमण। इनके समय में हुआ है, रत्नदेव द्वितीय के समय में। त्रिपुरी से कौन आक्रमण किया? तो ये नाम भी आप ध्यान रख लीजिएगा, गयाकर्ण। रीजन, रत्नदेव द्वितीय के जो पिता थे जाज्जल्य देव, ठीक है, वो क्या थे? प्रतापी शासक थे, तो उनके ऊपर आक्रमण नहीं कर पाए, लेकिन ये उनकी तुलना में कम प्रतापी थे, इसलिए इनके ऊपर त्रिपुरी के शासक गयाकर्ण ने आक्रमण कर दिया। सेम चीज पृथ्वीदेव द्वितीय के समय में आक्रमण नहीं होगा, याद रखिएगा, त्रिपुरी का आक्रमण नहीं होगा। रीजन भी मैं यही बता रहा हूं। इनके जो सेनापति रहते हैं उनका नाम रहता है जगपाल। कहीं कहीं जगतपाल लिखा रहता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। जो जगपाल या जगतपाल हैं, ये बहुत ज्यादा क्या रहते हैं? प्रतापी सेनापति रहते हैं, युद्ध कला में निपुण रहते हैं, और जिधर भी ये जाते हैं पृथ्वीदेव द्वितीय का साम्राज्य विस्तार ही करते हैं। मतलब जिधर युद्ध लड़ने गए उधर युद्ध में विजय निश्चित है। ठीक है, तो जगपाल देव इतने प्रतापी शासक रहते हैं कि त्रिपुरी के जो शासक रहते हैं वो खौफ में रहते हैं इनसे, इधर आक्रमण मत कर दे। इसके बाद पृथ्वीदेव द्वितीय के दो पुत्र होते हैं, जाज्जल्य देव द्वितीय और जगत देव। जगत देव जो है वो बड़े पुत्र रहते हैं और जाज्जल्य देव छोटे पुत्र। स्टोरी यही मैं समझा दे रहा हूं ताकि आपको आगे आसानी हो। जो जगत देव रहते हैं, आप ध्यान देंगे तो ये उड़ीसा वाला जो बॉर्डर रहता है, पूर्वी प्रांत, इधर जगत देव क्या रहते हैं? प्रांताधिकारी रहते हैं, मंडल अधिपति रहते हैं। कौन? जगत देव। तो इस वाले क्षेत्र में उड़ीसा के गंगवंशीय शासक, भंजवंशीय शासक आक्रमण करते रहते हैं। चूंकि रत्नदेव द्वितीय ने उधर आक्रमण कर दिया था, ठीक है, तो इनके शासन काल में ये पृथ्वीदेव द्वितीय जब शासक थे तब इनको क्या बनाए थे? मंडल अधिपति बनाए थे। अब संयोग से जब पृथ्वीदेव द्वितीय की मृत्यु हो जाती है, तो चूंकि ये यहां नहीं थे, इनके छोटे बेटे थे जाज्जल्य देव द्वितीय, तो उनको क्या कर दिया जाता है? उनको राजा बना दिया जाता है। इसके कारण छोटा पुत्र पहले राजा बनता है, जाज्जल्य देव द्वितीय। अब जाज्जल्य देव द्वितीय के बारे में क्या याद रखना है कि ये अपने पिता की भांति ये प्रतापी शासक नहीं थे, तो इनके कारण इनके साम्राज्य में भी क्या होगा? त्रिपुरी का आक्रमण होगा। मैं वही चीज आपको बताना चाह रहा हूं। ठीक है, इनके में आक्रमण होगा, और आक्रमण कौन करेगा? तो याद रखिएगा, त्रिपुरी में एक शासक होंगे जयसिंह। त्रिपुरी के शासक जयसिंह का इनके ऊपर आक्रमण हो जाएगा, और इस बार आक्रमण जो होगा वो शिवरीनारायण के साइड आ जाएंगे, ये नीचे साइड से घूम के आएंगे, रतनपुर डायरेक्ट नहीं पहुंचेंगे, ये शिवरीनारायण साइड जाएंगे और उधर से आक्रमण करने का प्रयास करेंगे। शिवरीनारायण के समीप युद्ध होता है, ठीक है, और वो स्टोरी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो जयसिंह का आक्रमण होगा किसके शासनकाल में? जाज्जल्य देव द्वितीय के शासनकाल में। तो यहां इनके में आक्रमण नहीं हुआ। अब जगत देव आते हैं तो इनके में फिर त्रिपुरी लोग का आक्रमण नहीं होता। ये चीज क्लियर है? मेरे ख्याल से ये स्टोरी जो है आपको समझ आ गई होगी। अब हम लोग बात करते हैं हमारे जो शासक हैं पृथ्वीदेव द्वितीय के बारे में। पृथ्वीदेव द्वितीय के बारे में हमको जानना क्या है? तो इनका जो शासनकाल है वो याद रखिएगा 1135 से लेके 1165 ईस्वी के बीच इनका शासनकाल रहता है।
ठीक है, लगभग 30 वर्षों का इनका शासनकाल रहेगा। इस 30 वर्षों में याद रखिएगा, सबसे पहला चीज, पृथ्वीदेव द्वितीय जो है वो कौन है, तो ये रत्नदेव प्रथम के क्या है, ज्येष्ठ पुत्र हैं। ठीक है, उनके बड़े बेटे हैं। इसके अलावा पृथ्वीदेव द्वितीय के बारे में एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट आपको जानना ही जानना है, जिसको भूलना नहीं है, सबसे ज्यादा साम्राज्य विस्तार, सबसे ज्यादा क्या, साम्राज्य विस्तार इन्हीं के शासनकाल में होता है। बहुत सारी लड़ाइयां लड़ेंगे, ठीक है, हर क्षेत्र को जीत देंगे। सर्वाधिक प्रतापी शासक अगर पूछा जाए तो जाज्जल्यदेव प्रथम, लेकिन सर्वाधिक साम्राज्य विस्तार किसके काल में हुआ, तो पृथ्वीदेव द्वितीय। ठीक है, साम्राज्य विस्तार किसके शासनकाल में, पृथ्वीदेव द्वितीय के में। और सबसे अधिक सर्वाधिक शक्तिशाली कौन है, तो जाज्जल्यदेव प्रथम। ये ध्यान में रखिएगा, कंफ्यूजन होता है। साम्राज्य विस्तार किसके शासनकाल में, पृथ्वीदेव द्वितीय के। इनके सबसे ज्यादा अभिलेख भी मिले हैं। कितने अभिलेख, तो 14 अभिलेख। कितने अभिलेख, एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कलचुरी शासकों में सर्वाधिक अभिलेख किसके प्राप्त हुए हैं, तो सर्वाधिक अभिलेख भी किसके मिले हैं, पृथ्वीदेव द्वितीय। अभिलेख कब छोड़ेंगे, तो सीधी सी बात है, जब वो युद्ध लड़ेंगे और युद्ध जीतेंगे तो अभिलेख वहां स्थापित करा देंगे। ठीक है, ये भी अपने पिता की भांति सिक्के जारी करवाते हैं। इनके में भी क्या रहेंगे, सिक्के चलेंगे। लेकिन इनके सिक्के में याद रखिएगा, इनके जो पिता थे, पृथ्वीदेव द्वितीय के पिता कौन थे, रत्नदेव द्वितीय। ठीक है, रत्नदेव द्वितीय ने सोने के और चांदी के सिक्के चलाए थे, लेकिन ये तांबे के भी सिक्के चलाएंगे। सोने और तांबे के सिक्के, तांबे के सिक्के लोकल मार्केट के लिए बनाए गए थे और सिक्कों का आकार बहुत छोटा हुआ करता था, छोटे तांबे के सिक्के। ठीक है, इनके बारे में स्पेशल चीजें क्या क्या हैं, तो पहला स्पेशल है इनके सामंत। इनके सामंत का नाम रहता है वल्लभराज। पहला चीज, वल्लभराज जो है क्या है, ये सामंत हैं। ठीक है, सेनापति कौन है, जो सबसे प्रतापी सेनापति माने जाते हैं वो हैं जगपाल देव। कहीं कहीं जगतपाल भी लिखा रहता है, जगपाल देव या जगतपाल देव है वही। ठीक है, और इनके भाई रहते हैं, आपको याद होगा 3 पुत्र थे रत्नदेव द्वितीय के। ठीक है, कौन कौन से 3 पुत्र, तो एक का नाम था आपका पृथ्वीदेव द्वितीय, और जो छोटे वाले भाई थे उनका नाम क्या था, उनका नाम था अकाल देव। ठीक है, जिन्होंने अकलतरा नगर जो है वो बसाया था। तो ये चीजें आपको पता होंगी। ठीक है, एक इसके अलावा मंझले वाले रहते हैं जयसिंह देव। तो इनके सामंत कौन है, वल्लभराज हैं। सेनापति कौन है, जगपाल देव है। और ये जो जगपाल देव हैं, कहीं कहीं कहा जाता है, किसी किसी साक्ष्य में मिलता है कि ये साहिल्य के वंशज हैं, लेकिन एग्जाम में ये पूछ लिया गया था। और ये जो जगपाल हैं, ये जगपाल या जगतपाल देव, ये साहिल्य के वंशज नहीं है, बल्कि यूपी के या उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में, मिर्जापुर आप जानते हैं एक वेब सीरीज भी आया हुआ था। ठीक है, तो मिर्जापुर जिले के बहड़ा, ठीक है, बहड़ा नामक ग्राम के आदमी थे, उस गांव के व्यक्ति थे। मिर्जापुर जिले के बहड़ा नामक गांव के व्यक्ति थे, उत्तर प्रदेश के जगपाल देव। बहुत ही सूरवीर योद्धा थे। ठीक, इनके समय में ये क्या करते हैं, इधर आक्रमण कर देते हैं। अब इस समय यहाँ पे छिंदक नागवंशीय शासक जो हैं यहाँ पे थे कन्हर देव। तो कन्हर देव को आक्रमण करेंगे, उसको पराजित कर देंगे। रतनपुर से जाएंगे, छिंदक नागवंशीय शासक अर्थात बस्तर वाले क्षेत्र में, वहां को हरा देंगे। इसके अलावा गंगवंशी, इधर आपको याद होगा इनके पिता के समय में गंगवंशीय जो शासक हैं वो आक्रमण कर रहे हैं। तो अनंत वर्मन चोड़गंगा के ऊपर ये भी आक्रमण कर देंगे, उधर भी आक्रमण कर देंगे। ठीक है, अब याद रखिएगा, अनंत वर्मन के जब ऊपर आक्रमण करते हैं तो अनंत वर्मन की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। आक्रमण के कारण नहीं, उम्र के कारण, क्योंकि याद होगा अनंत वर्मन चोड़गंगा इनके पिता से युद्ध लड़ रहे थे, तो वो उम्र के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। और यहाँ पे राजा बनते हैं अनंत वर्मन चोड़गंगा के पुत्र जटेश्वर। नया कैरेक्टर आपको मिलेगा, जटेश्वर मधु कामारवण, ऐसा उनका नाम रहता था, जटेश्वर करके याद रखिए। ठीक है, तो जटेश्वर जो हैं ये भी क्या बनते हैं, शासक बनते हैं, किधर, गंगवंश के अर्थात उड़ीसा वाले क्षेत्र में। एक बार इतना को मैं थोड़ा सा मिटा रहा हूं ताकि मुझे लिखने के लिए स्पेस मिले। ठीक है, अब इसके बाद यहां हमको पता चल गया कि जो शासक बने हैं जटेश्वर, वो किसके हैं, गंगवंशीय शासक हैं। पृथ्वीदेव द्वितीय के जो सेनापति थे जगपाल देव, इन्होंने जटेश्वर के ऊपर भी आक्रमण कर दिया, इनको हरा दिया और इनको बंदी बना लिया। अब सोचिए, ये भी खत्म, खेल में कहानी इनका भी क्लियर हो गया। तो मतलब जगपाल देव इतने प्रतापी शासक थे, वो जिधर जाते थे, कहा जाता है कि 9 अलग अलग गढ़, जैसे कि एक सारंगगढ़ जिसको सरहरागढ़ कहा जाता था तत्कालीन समय में, मेचका,
जिसको वर्तमान में सिहावा कहा जाता है, ठीक है। कांदा जो आपका डोंगर वाला क्षेत्र है अबुझमाड़ का, कुसुम भोग, भ्रमरवद्र, काकरा, काकरा जो है वो वर्तमान का कांकेर है। इन सब क्षेत्रों को जगपाल देव ने जीता, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने यहाँ पे पृथ्वीदेव द्वितीय के जो सेनापति हैं, कौन? जगपाल देव। इन्होंने क्या किया? राजिम में दो अलग अलग कार्य किए। एक किया जीर्णोद्धार, पहले जीर्णोद्धार किया। किसका जीर्णोद्धार किया भाई? तो याद रखिएगा राजीव लोचन मंदिर का। आपको याद आ रहा होगा, राजीव लोचन जो मंदिर है इसको बनाया था नल वंशीय शासक विलास तुंग ने 712 ईस्वी में, ठीक है। सीधा सीधा डेट पूछ लिया जाता है। 712 ईस्वी में नल वंशीय शासक कौन? विलास तुंग ने इसको बनवाया था। इसका जीर्णोद्धार कौन करेंगे? तो सेनापति जगपाल करेंगे, ठीक है। चलो जीर्णोद्धार कर दिया, और क्या किया भाई? तो और उन्होंने निर्माण कार्य किया। कौन सा निर्माण किया? तो राम मंदिर बनवाया, रामचंद्र मंदिर। अब ये रामचंद्र मंदिर जो है ये भी राजीव लोचन मंदिर के सामने ही है, ठीक है। और इस रामचंद्र मंदिर में एक शिलालेख गुदवाया। आपको याद होगा, अगर शिलालेख देखें तो राजीव लोचन मंदिर में नल वंशीय शासक विलास तुंग का शिलालेख मिलता है, और रामचंद्र मंदिर में के शिलालेख में किसका शिलालेख रहेगा? जगपाल देव का शिलालेख मिलता है। ये ध्यान में रखिएगा, कंफ्यूजन होता है। हम लोग आगे वो सारी चीजें समझेंगे। अब इस इतना जो क्षेत्र है, अलग अलग क्षेत्रों को, प्रांतों को जीता, इसके कारण इनके काल में सर्वाधिक साम्राज्य का क्या हुआ था? विस्तार हुआ था, जो डेटा मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। अब इनके एक सामंत का मैं आपको नाम बताया था। सामंत का नाम क्या बताया था? तो याद होगा वल्लभराज। सामंत का नाम माफ कीजिएगा, सामंत का नाम क्या है? वल्लभराज। अब इस वल्लभराज जी ने क्या किया? तो वल्लभराज जो हैं, इन्होंने सबसे पहले वल्लभ सागर झील खुदवाया। वल्लभ सागर झील अपने नाम से। इसी वल्लभ सागर झील को और एक नाम से जाना जाता है, आप उससे अपने स्टोरी को रिलेट कर पाएंगे, खारंग झील या खारंग जलाशय, जिसको हम लोग बोलचाल की भाषा में क्या बोलते हैं? खूंटा घाट जलाशय। तो खूंटा घाट डैम जो है या खूंटा घाट जलाशय जो है, इसको किसने बनाया था? तो पृथ्वीदेव द्वितीय के पीटू के सामंत, पीटू अर्थात पृथ्वीदेव द्वितीय के सामंत वल्लभराज ने ये वल्लभ सागर झील, जिसको खारंग झील या खारंग जलाशय या खूंटा घाट जलाशय भी कहते हैं, किसने बनवाया था? वल्लभराज ने। ये कौन थे? तो पृथ्वीदेव द्वितीय के सामंत थे। अब इन्होंने और क्या कराया? तो याद रखिएगा, इन्होंने ही रत्नेश्वर सरोवर का निर्माण कराया। रत्नेश्वर सरोवर, ठीक है। पृथ्वीदेव द्वितीय के पिता कौन है? रत्नदेव द्वितीय, ठीक है। तो रत्नदेव द्वितीय के नाम पर इन्होंने रत्नेश्वर सरोवर बनवाया। कहां बनवाया? महामाया मंदिर जो है उसके जस्ट पीछे आप देखते हैं एक तालाब है, जिसको एक और नाम से जाना जाता है, खड़क तालाब। तो खड़क तालाब या रत्नेश्वर सरोवर को किसने बनवाया था? तो वल्लभराज जी ने ही बनवाया था, ठीक है। अब इनके एक और सामंत का मैं आपको नाम बताया था, उस सामंत के बारे में मैं अगर जाऊं तो उनका नाम रहता है ब्रह्मदेव। पृथ्वीदेव द्वितीय के ही सामंत थे, कौन? ब्रह्मदेव। ये जो ब्रह्मदेव हैं, इन्होंने दो कार्य किए, दो कार्य अलग अलग। पहला चीज, निर्माण कार्य कराया। क्या निर्माण कार्य कराया भाई ब्रह्मदेव ने? तो पहला निर्माण जो इनका फेमस है वो है उड़ीसा में कराया था। उड़ीसा में संबलपुर जिले में एक मंदिर है जिसको कहा जाता है नरसिंहनाथ, नरसिंहनाथ मंदिर। बोलचाल की भाषा में आप लोग भी सुने होंगे, जो महासमुंद क्षेत्र के हैं विद्यार्थी या रायगढ़ क्षेत्र के हैं, सारंगढ़ क्षेत्र के हैं, वो लोग स्कूल जानते होंगे। नरसिंहनाथ बोल देते हैं, वो वास्तव में नरसिंहनाथ मंदिर वही नरसिंहनाथ मंदिर है, ठीक है। इसका निर्माण किसने कराया था? तो पृथ्वीदेव द्वितीय के सामंत ब्रह्मदेव ने कराया था। कहां कराया था? उड़ीसा के संबलपुर जिले के अंतर्गत एक क्षेत्र है, ठीक है, एक पहाड़ी पर कराया था नरसिंहनाथ का मंदिर, ठीक है। इसके अलावा क्या निर्माण कराया? तो छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ के कहां पे? नारायणपुर। अब ये नारायणपुर याद रखिएगा, बीजापुर नारायणपुर वाला नारायणपुर नहीं है, बल्कि बलौदा बाजार जिला है। बलौदा बाजार जिले में नारायणपुर है, और इस नारायणपुर में धुरजटी या धुरजरी महादेव का शिव मंदिर है। धुरजरी शिव मंदिर या धुरजटी भी कहा जाता है, धुरजरी याद रखिएगा। धुरजरी शिव मंदिर जो है
इसको नारायणपुर में बलौदा बाजार में इसकी निर्माण किया। इसके अलावा और क्या किया भाई इन्होंने, तो इन्होंने एक और निर्माण किया है, यहां लिख दे रहा हूं वो निर्माण को, डूमर महल बनवाया, डूमर महल। और ये जो डूमर महल है वर्तमान मल्हार में बनवाया था, वर्तमान मल्हार में ये डूमर महल स्थित है। तो इस प्रकार से इनके सामंतों ने बहुत सारा निर्माण कार्य करवाया है। ठीक है, अब पृथ्वीदेव द्वितीय के बारे में एक चीज और जान लेते हैं, जो चीज लास्ट चीज है आप बोल सकते हैं कि इनके दो पुत्र हुए। बड़े पुत्र का नाम क्या था, जगत देव, और छोटे पुत्र का नाम क्या था, जाज्जल्य देव द्वितीय। बड़े पुत्र का नाम जगत देव और छोटे पुत्र का नाम जाज्जल्य देव द्वितीय। ठीक है, जो इनके बड़े पुत्र थे, अब यहां पे मैं बता दूं, क्योंकि यहां जटेश्वर को ये हरा चुके हैं, तो इनके जो वंशज आएंगे इस क्षेत्र पर क्या करेंगे, ये पूर्वी प्रांत, इसको कहा जाता था पूर्वी प्रांत, पूर्वी मंडल या पूर्वी प्रांत। और इस पूर्वी मंडल या पूर्वी प्रांत के जो मंडल अधिपति थे वो कौन थे, तो याद रखिएगा जगत देव थे। और यहां पे आता था तुम्माड़ मंडल, तुम्माड़ मंडल, रतनपुर के अंतर्गत ये अलग अलग मंडल थे। तो पूर्वी मंडल के मंडल अधिपति कौन थे, जगत देव थे, और तुम्माड़ मंडल के अधिपति कौन थे, जाज्जल्य देव द्वितीय। इसलिए जाज्जल्य देव द्वितीय अपने आप को तुम्माड़ाधिपति भी कहते थे, तुम्माड़ा। तो ये इस प्रकार की स्टोरी चलती है, और इस स्टोरी को हम लोग अब स्लाइड के माध्यम से समझते हैं। आशा है कि ये सारी चीजें मैं जो बोल रहा हूं उसको आप रिवाइज अब करेंगे तो समझ आ जाएगा, क्या क्या चीजें हम पढ़ चुके हैं, उन सब एक एक चीजों को फिर से हम लोग समेटते चलते हैं, समअप करते हैं। पृथ्वीदेव द्वितीय के बारे में सबसे पहली बात, ये रत्नदेव प्रथम के क्या थे, ज्येष्ठ पुत्र थे। रत्नदेव प्रथम के 3 पुत्र हुए, सॉरी रत्नदेव प्रथम नहीं, रत्नदेव द्वितीय, याद रखिएगा। रत्नदेव द्वितीय के क्या थे, ज्येष्ठ पुत्र थे। रत्नदेव द्वितीय के 3 पुत्र थे, कौन कौन से, तो उसमें से पहले पुत्र है पृथ्वीदेव द्वितीय, दूसरे पुत्र थे जयसिंह देव, और तीसरे अकाल देव। तो रत्नदेव द्वितीय के सबसे बड़े पुत्र का नाम क्या था, पृथ्वीदेव द्वितीय, जिनका शासनकाल 1135 से लेकर 1165 ईस्वी था। कलचुरी शासकों में इनके सर्वाधिक 14 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। कहां कहां से हुए हैं भाई, थोड़ा सा उनको भी देख लेते हैं। जिनमें से अमूदा ताम्रपत्र इंपॉर्टेंट है, यहां आपको याद होगा पृथ्वीदेव द्वितीय के प्रीवियस क्लास में मैं बताया था, पृथ्वीदेव द्वितीय के अमूदा ताम्रपत्र से फलाना शासक की जानकारी मिलती है, फलाना शासक की जानकारी मिलती है, तो वो यही अमूदा ताम्रपत्र है। वर्तमान रायपुर जिले में आता है अमूदा। इसके अलावा कोटागढ़, राजीम, बिलाईगढ़, कोनी, रतनपुर, घोटिया और पारागांव, ये जितने आपको दिख रहे हैं पिंक कलर में, ये सारे अभिलेख ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। जैसे कि आपका कोनी का अभिलेख है, राजीम का अभिलेख है और अमूदा का अभिलेख है। क्लियर है। अब इसमें से कोनी अभिलेख पे हम लोग फोकस करते हैं, इंपॉर्टेंट अभिलेख है कोनी अभिलेख पृथ्वीदेव द्वितीय का। तो कोनी अभिलेख में या कोनी शिलालेख से प्राप्त जानकारी के अनुसार इनके सर्वाधिकारीन पुरुषोत्तम को सलोनी ग्राम इन्होंने दान में दिया था। सर्वाधिकारीन या सर्वाधिकर्ता जो था पांडु वंश का, वही एक पोस्ट है, ठीक है, सेम पद था। तो सर्वाधिकारीन जो पद था वो किसको दिया गया था, पुरुषोत्तम को, और उनको इस पद के एवज में सलोनी नामक ग्राम जो है वो दान में दिया गया था। ये कहां से पता चलता है, पृथ्वीदेव द्वितीय के कोनी शिलालेख से। कोनी शिलालेख से हमको ज्ञात होता है कि हल का जो प्रयोग है, हल अर्थात ये जुताई वाला जो हल होता है, इस हल का प्रयोग किसके लिए किया जाता था, तो याद रखिएगा भूमि के मापन और कृषि के लिए किया जाता था। ये कोनी शिलालेख से ही हमको पता चलता है, और ये कोनी शिलालेख पृथ्वीदेव द्वितीय का था। ठीक है, तो यहाँ कृषि के बारे में भी जानकारी मिल गई, दान के बारे में भी जानकारी मिल गई। कोनी शिलालेख में किसकी जानकारी नहीं मिलती, ये एक बार पूछा गया सवाल है। तो याद रखिएगा कोनी शिलालेख में पशुपालन के बारे में, तत्कालीन पशुपालन के बारे में कोई उल्लेख नहीं है। तो इसकी जानकारी हमको पृथ्वीदेव द्वितीय के कोनी शिलालेख से नहीं मिलता है। आशा है कि ये चीजें समझ आ गई होंगी। ठीक है, अब इनके जो पिता थे रत्नदेव द्वितीय, उन्होंने क्या किया था, सोने और चांदी के सिक्के चलाए थे। तो ये भी क्या करेंगे, अपने पिता की भांति सिक्के जारी करवाएंगे, लेकिन सोने और तांबे के। और जो तांबे का सिक्का था, आप ध्यान से देखेंगे तो सोने के सिक्के की तुलना में ये छोटा हुआ करता था, छोटे सिक्के होते थे। छोटे सिक्के किसके, तांबे के। तो ये ध्यान में रखिएगा, पृथ्वीदेव द्वितीय के तांबे के सिक्के भी प्राप्त हुए हैं, लेकिन ये सिक्के छोटे हुआ करते थे आकृति में। इनके 2 सामंत का मैं आपको नाम बताया। एक सामंत कौन है, तो वल्लभराज, और दूसरे सामंत हैं ब्रह्मदेव।
दोनों इंपॉर्टेंट हैं, दोनों अपने निर्माण कार्य के लिए जाने जाएंगे। इनके भाई अकाल देव ने अपने नाम पर अकलतरा नगर की स्थापना की थी, जो हम लोग पहले ही की स्लाइड में देख चुके हैं। ठीक है, इनके इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है इनके सेनापति, जिन्होंने इनका सर्वाधिक साम्राज्य विस्तार किया, जिनका नाम था जगपाल देव या जगतपाल देव। तो कंफ्यूज नहीं होना है, जगपाल भी बोले या जगतपाल बोले तो पृथ्वीदेव द्वितीय के बारे में बात हो रही है। अब इस जगपाल देव के बारे में कहा जाता है कि ये साहिल्य के वंशज थे। तो मैं यहाँ पे रेक्टिफाई करना चाहूंगा कि ये जगपाल देव साहिल्य के वंशज नहीं थे, बल्कि ये मूलतः उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले के बड़हा नामक ग्राम के निवासी थे, जो बहुत सूरवीर योद्धा थे। नो डाउट इनके बारे में आप बोल सकते हैं कि सबसे सूरवीर योद्धा थे, क्योंकि सर्वाधिक युद्ध इन्होंने लड़ा है और हर युद्ध में विजय इनकी ही हुई है। इधर ये लड़ने गए, मतलब मान के चलो कि जीत कर ही लौटेंगे। क्लियर है? अब युद्ध की कड़ी में कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले छिंदक नागवंशीय शासक, बस्तर वाले जो क्षेत्र था या चक्रकोट था, वहां के छिंदक नागवंशीय शासक कन्हड़ देव को इन्होंने क्या किया? पराजित कर दिया। ठीक है, इसके बाद चक्रकोट की पराजय से भयभीत होकर गंगवंशीय शासक अनंतवर्मन चोड़गंग ने अपना साहस खो दिया। युद्ध करने के लिए वो आया ही नहीं, और इसके इसी टेन्योर में, इसी बीच क्या है, उसकी मृत्यु हो गई। अब अनंतवर्मन चोड़गंग जो है वो समाप्त हो गया, उनकी जीवन लीला समाप्त हो गई। ठीक है, तो अनंतवर्मन चोड़गंग का पुत्र जो है जटेश्वर मधु कारणाव, ये गंगवंश की गद्दी पर क्या करता है? बैठता है। ठीक है, मधु का मारवण, अगर प्रोनाउंसिएशन गलत हो तो रेक्टिफाई कर लीजिएगा। अब इसकी जानकारी हमको कहां से मिलती है कि इस टाइप का कोई शासक था? इसके लिए जानकारी मिलती है बादल महल अभिलेख, जो इसके बाद के शासक बनाएंगे। ठीक है, बादल महल। तो बादल महल अभिलेख और रत्नदेव तृतीय, जो पृथ्वीदेव द्वितीय के बाद के शासक हैं, ठीक है, इनके खरौद अभिलेख से मिलती है। रत्नदेव तृतीय जो है पृथ्वीदेव द्वितीय के क्या थे? भतीजे थे। इनके पिता कौन है? तो जगत देव। रत्नदेव तृतीय के पिता कौन है? जगत देव। आगे हम लोग देखेंगे। तो बादल महल अभिलेख और रत्नदेव तृतीय के खरौद अभिलेख से ज्ञात होता है कि सामंत ब्रह्मदेव के साथ मिलकर पृथ्वीदेव द्वितीय ने गंगवंशीय शासक कौन? जटेश्वर मधु कामारवण को पराजित कर क्या कर लिया? कैद कर लिया। यह पता चलता है दो अलग अलग साक्ष्यों से। ठीक है, इसके अलावा पृथ्वीदेव द्वितीय द्वारा सरहरागढ़, जिसको वर्तमान सारंगढ़ कहा जाता है, मेचका अर्थात वर्तमान का सिहावा, कांदा वर्तमान का डूंगर, ठीक है, कुसुमभोग, भ्रमरवद्र, काकरय, काकरय वर्तमान का कांगेर, इन सब क्षेत्रों को भी जीता गया, जिसका उल्लेख राजिम शिलालेख में मिलता है। और ये राजिम शिलालेख किसका है भाई? तो ये राजिम शिलालेख किसका है? याद रखिएगा, जगपाल देव का है। जगपाल, वही जगपाल जो क्या थे? कलचुरी वंश के सेनापति थे, पृथ्वीदेव द्वितीय के सेनापति थे। और इस एवज में हम लोग बोल सकते हैं कि कलचुरियों के साम्राज्य का सर्वाधिक विकास या विस्तार जो है इन्हीं के शासनकाल में हुआ, जो एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो हाईलाइटेड है वो पॉइंट। आशा है ये चीजें आपको समझ आ गई होंगी। ये कहानी जो है, भले ही मेरी स्टोरी थोड़ी धीरे चल रही होगी, धीरे होगा, लेकिन आप लोग को समझ आ जाए वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इनके सेनापति ने जो है राजिम शिलालेख लिखा, तो अब जगपाल देव के ऊपर हम लोग फोकस करते हैं, बात करते हैं इनके सेनापति जगपाल देव। तो पृथ्वीदेव द्वितीय के सेनापति जगपाल देव ने राजीव लोचन मंदिर का जीर्णोद्धार 1145 ईस्वी में करवाया। राजीव लोचन मंदिर का जीर्णोद्धार कब कराया? 1145 ईस्वी में। अब ये राजीव लोचन मंदिर किसने बनवाया था? तो याद रखिएगा, नल वंश के शासक थे। नल वंश के कौन से शासक? शासक का नाम क्या है? तो सबसे प्रतापी शासक हैं विलास तुंग। इन्होंने बनवाया था। कब बनवाया था? तो 712 ईस्वी में बनवाया था। डेट एज इट इज पूछ लिया जाता है, तो लगभग, ठीक है, 400 वर्षों के पश्चात जो है इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया गया। किसके द्वारा? सेनापति जगपाल देव। किसके सेनापति थे? तो पृथ्वीदेव द्वितीय के सेनापति थे। क्लियर है? ये इस प्रकार की आपकी राजीव लोचन मंदिर दिखाई देता है, सबको पता होगा, कई लोग गए होंगे। ठीक है, राजीव लोचन जो मंदिर है, इस पर भी बहुत सारी किंवदंतियां हैं, तो उस पर मैं कभी आगे बात करूंगा। ठीक, इसी के समीप, राजिम के समीप ही उन्होंने, जो जगपाल देव हैं, राजिम के समीप अपने नाम से एक नगर बसाया, और उस नगर का नाम क्या रखा? जगपालपुर। जगपालपुर नगर किसने बसाया था? जगपाल देव ने बसाया था। किसके समीप? राजिम के समीप। ठीक है,
और इस समय तक पृथ्वीदेव द्वितीय का साम्राज्य जो है वो अमरकंटक से लेके गोदावरी तक फैल चुका था। आप ध्यान देंगे ये छत्तीसगढ़ का मैप है, जैसे ऐसा करके हम लोग बनाते हैं तो इधर है अमरकंटक, इधर है गोदावरी। इधर के आपके याद होंगे तो छिंदक नागवंशीय शासक कन्हर देव को भी हरा चुके हैं। इधर त्रिपुरी वाले जो क्षेत्र हैं उसको भी विजित कर चुके हैं, उड़ीसा वाले क्षेत्र को भी विजित कर चुके हैं और सारे क्षेत्रों को विजित करके अमरकंटक से गोदावरी तक पूरा विस्तार कर चुके हैं कलचुरियों का। अब सेनापति जगपाल देव यहां भी सिर्फ और सिर्फ जीर्णोद्धार किए हैं, ये ध्यान में रखिएगा। अब करेंगे निर्माण कार्य। दो चीजें बताया था, निर्माण कार्य क्या करेंगे तो इन्होंने राजिम में ही रामचंद्र मंदिर का निर्माण कराया और वर्तमान में कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है रामचंद्र मंदिर, जिनको निर्माण ही कराया था किसने, सेनापति जगपाल देव ने। अब इस निर्माण कार्य में वो क्या करेंगे, एक शिलालेख लिखेंगे जो राजिम शिलालेख के नाम से जाना जाता है पृथ्वीदेव द्वितीय का। इस शिलालेख से हमको क्या ज्ञात होता है तो थोड़ा सा मैं इसको पढ़ के आपको बता दे रहा हूं। जगपाल देव का राजिम अभिलेख, ये साइड में बोर्ड है, कलचुरी संवत था, यहाँ पे याद रखिएगा, इसको इंग्लिश में लिखें तो 896 ईस्वी कलचुरी संवत था। जो लोग कलचुरी संवत यूज करते थे, स्टोरी में पहले ही बता चुका हूं, वो कलचुरी कहलाते थे। यह कलचुरी काल का एक महत्वपूर्ण अभिलेख है। इसका उद्देश्य पंचहंस कुलरंजक राजमाल कुलामलि लव जगपाल देव द्वारा राजिम में राम मंदिर का निर्माण करने एवं भगवान के नैवेद्य हेतु सालमलीय, कौन सा ग्राम है यहां मैं बड़ा लिख दे रहा हूं, सालमलीय ग्राम, ये ग्राम का नाम है सालमलीय ग्राम के दान का प्रज्ञापन है। लेख संस्कृत भाषा एवं देवनागरी लिपि में है। इसका आरंभ ओम नमो नारायणाय से हुआ है एवं इसकी तिथि कलचुरी संवत 896 से माघ मास शुक्ल पक्ष की रथाष्टमी दिन बुधवार है। कोसल के कलचुरी नरेशों के अधीनस्थ सामंत जगपाल देव अनुकरणीय आत्मगुणों के स्वामी थे। वे सत्य, धर्म, संवर्धन, नीतिवान, महान योद्धा होने के साथ साथ अपनी प्रजा को धर्म, अर्थ, काम का फल प्रदान करने वाले थे। उसने विवर भूमि, बिहरा देश, दांडोर, कोमो मंडल, तमनार राष्ट्र, तेरण, तलहारी मंडल, सरहरागढ़, मेचका, सिहावा, भ्रमर देश, कांतार, कुसुम भोग, कांदा डोंगर, काकराय आदि को विजित कर कलचुरी साम्राज्य के क्षेत्रीय विस्तार में उल्लेखनीय उपलब्धियां अर्जित की। लेख में जगपाल के दो अनुज का नाम मैं आपको बता दे रहा हूं, कभी पूछ दे तो। एक का नाम है गाजल और दूसरे का नाम है जयत सिंह। जय सिंह नहीं है, जयत सिंह। जगपाल के दो भाई गाजल और जयत सिंह के साथ ही प्रशस्ति के रचयिता का उल्लेख है। ये ओवरऑल समरी था। तो इसमें हमको ये गांव का नाम पता चलता है कि जगपाल देव ने जब रामचंद्र मंदिर का निर्माण कराया तो उन्होंने कौन सा ग्राम जो है, सालमलीय ग्राम जो है वो ब्राह्मणों को दान में दिया। ठीक है, और इनके दो भाई कौन है जगपाल देव के, एक भाई का नाम है गाजल और दूसरा जयत सिंह। ऐसा है कि ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी, नया फैक्ट लगा होगा, नया डेटा लगा होगा। अब बात करते हैं इनके सामंतों के ऊपर। तो पृथ्वीदेव द्वितीय के दो सामंत थे, एक थे वल्लभराज और दूसरे थे ब्रह्मदेव। पहले बात करते हैं सामंत वल्लभराज का। तो इनके सामंत वल्लभराज ने अपने नाम से वल्लभ सागर झील, जिसको खारंग झील कहा जाता है, वर्तमान रतनपुर में है, उसका निर्माण कराया। कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है और इसको आज के डेट में हम लोग बोलते हैं खूटा घाट जलाशय या खूटा घाट डैम। और एक और नाम मिलता है संजय गांधी जलाशय, इसी का नाम है संजय गांधी जलाशय, खूटा घाट का या खारंग का। क्लियर है। दूसरा चीज, पृथ्वीदेव द्वितीय के ही जो सामंत थे, कौन, वल्लभराज, उन्होंने रत्नेश्वर सरोवर का निर्माण कराया। रत्नेश्वर सरोवर, आप रतनपुर गए होंगे महामाया देवी का दर्शन करने, तो ये सरोवर आप देखे ही होंगे और इसी को कहा जाता है खड़क तालाब। ध्यान रखिएगा, ये किसने बनाया था, तो सामंत वल्लभराज ने बनाया था खड़क तालाब या रत्नेश्वर सरोवर। रत्नेश्वर सरोवर किसके नाम पर बनाया गया था, तो रत्नदेव द्वितीय। रत्नदेव द्वितीय कौन है, तो पृथ्वीदेव द्वितीय के पिता हैं। तो उनके पिता के नाम से उनके शासनकाल में एक तालाब का निर्माण कराया गया, सरोवर का निर्माण कराया गया। मंदिर के जस्ट पीछे है आपका रत्नेश्वर सरोवर, जो सामंत वल्लभराज द्वारा बनाया गया था। इसके बाद एक और सामंत आते हैं, वो भी पीछे क्यों रहे भाई, तो सामंत ब्रह्मदेव ने नारायणपुर, जो कि वर्तमान बलौदा बाजार में है, वहां
धुर्जरी मंदिर और मल्हार में डूमर महल बनवाया। दो चीजें, नारायणपुर अर्थात बलौदा बाजार का नारायणपुर है, वहां धुर्जरी मंदिर, कहीं कहीं इसको धुर्जटी मंदिर भी कहा जाता है। धुर्जटी नहीं है लेकिन याद रखिएगा धुर्जरी मंदिर है, और ये वास्तव में शिव मंदिर है। धुर्जटी शिव मंदिर या धुर्जरी शिव मंदिर नारायणपुर, या प्राचीन शिव मंदिर नारायणपुर बोलेंगे तो आपको ये मिल जाएगा, ऐसी गूगल करेंगे तो। दूसरा, मल्हार में बनाया डूमर महल। अब ये जो डूमर महल है वर्तमान में अस्तित्व में नहीं है। कहा जाता है कि इनके बाद के जो शासक हैं वो डूमर महल के बेस को, उसका जो आधार रहता है उसी के ऊपर डिडनेश्वरी मंदिर बना देंगे। ठीक है, इसमें डिडनेश्वरी मंदिर को किसके ऊपर बनाया गया है, तो डूमर महल के आधार के ऊपर बनाया गया है। ठीक है, तो ये अभी आपको जो दिख रहा है ये डिडनेश्वरी मंदिर का एग्जाम्पल है, फोटो है, लेकिन यहीं पे बना हुआ था क्या, डूमर महल मल्हार में। किसने बनाया था, सामंत जो थे ब्रह्मदेव, उन्होंने, पृथ्वीदेव द्वितीय के सामंत ब्रह्मदेव ने नारायणपुर में धुर्जरी शिव मंदिर और मल्हार में डूमर महल बनवाया था। इसके अलावा ब्रह्मदेव ने ही, याद रखिएगा, संबलपुर में, जो उड़ीसा के अंतर्गत आता है, उड़ीसा में संबलपुर जिले में नरसिंहनाथ मंदिर का निर्माण कराया था। ठीक है, नरसिंहनाथ मंदिर, नरसिंहनाथ जो है वो भगवान विष्णु का ही एक अवतार है, नरसिंह अवतार, उन्हीं पर ये आधारित है ये मंदिर, नरसिंहनाथ का मंदिर। और इस मंदिर में की स्थापना की गई थी किसके द्वारा, इनके जो सामंत हैं ब्रह्मदेव। अब ये जो क्षेत्र है, कभी आप जाते हैं तो इसका बहुत सारी महाभारत कालीन भी यहाँ से साक्ष्य प्राप्त होते हैं, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। ठीक है, जैसे भीम मड़वा, अलग अलग आपको साक्ष्य मिलेंगे। तो खैर, ब्रह्मदेव ने संबलपुर में क्या बनाया था, नरसिंहनाथ का मंदिर। इसके अलावा धुर्जरी महादेव का मंदिर, धुर्जरी शिव मंदिर जो है वो नारायणपुर बलौदा बाजार जिले में, और मल्हार में डूमर महल बनवाया था। अब बात करते हैं पृथ्वीदेव द्वितीय के पुत्रों के बारे में। तो इनके दो पुत्र होते हैं। कौन कौन से दो पुत्र होते हैं, तो पहले पुत्र का नाम या ज्येष्ठ पुत्र का नाम रहता है जगतदेव, और छोटे पुत्र का नाम रहता है जाज्जल्यदेव द्वितीय। ठीक है, तो पृथ्वीदेव के सबसे बड़े पुत्र कौन हैं, ज्येष्ठ पुत्र हैं जगतदेव, और छोटे पुत्र या कनिष्ठ पुत्र हैं जाज्जल्यदेव। याद रखिएगा, इनके जो जाज्जल्यदेव हैं ये तुम्बाड़ मंडल के क्या थे, अधिपति थे। इसलिए ये, अब नक्शे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, ये आपका मान लो कलचुरी वाला क्षेत्र है, ठीक है, वर्तमान छत्तीसगढ़ है, यहां है तुम्बाड़। तुम्बाड़ में कौन अधिपति हैं तुम्बाड़ मंडल के, तो जाज्जल्यदेव द्वितीय। यहां है रतनपुर, और ये है आपका पूर्वी मंडल या पूर्वी प्रांत आप बोल सकते हैं। इस पूर्वी प्रांत में कौन है, जगतदेव हैं, यहाँ पे जगतदेव हैं। तो जब पृथ्वीदेव द्वितीय की मृत्यु होती है तो ये नियरर रहते हैं, ये जाके तुरंत पहुंच जाते हैं, और उसके बाद शासक कौन बनते हैं, तो पृथ्वीदेव के बाद शासक जो है वो आपके जाज्जल्यदेव द्वितीय बनेंगे। वही चीज है, पृथ्वीदेव द्वितीय के बाद शासक बने। अब ये चीज हमको कहां से पता चलती है, तो हमको पता चलती है रत्नदेव तृतीय के खरौत शिलालेख से, कि जाज्जल्यदेव द्वितीय का बड़ा भाई जगतदेव गंगराज के साथ संघर्ष कर रहा था ये पूर्वी प्रांत में, उसके कारण ये युद्ध छोड़कर आ नहीं पाया, और शासक कौन बन गए, इनके छोटे भाई शासक बन गए जाज्जल्यदेव द्वितीय। ठीक है, तो आशा है कि ये सारी चीजें आपको पृथ्वीदेव द्वितीय के बारे में समझ आ गई होंगी। पृथ्वीदेव द्वितीय के छोटे पुत्र हैं, याद रखिएगा, जाज्जल्यदेव द्वितीय, और बड़े पुत्र हैं जगतदेव। तो छोटे पुत्र जो तुम्बाड़ के मंडल के अधिपति थे, तुम्बाड़ाधिपति जिनको कहा जाता है, वो क्या होंगे, अब शासक बनेंगे। जाज्जल्यदेव द्वितीय के बारे में एक चीज हम लोग और जान लेते हैं। देखिए, इनके शासनकाल में फिर से क्या होगा, त्रिपुरी का आक्रमण होगा। त्रिपुरी का क्या होगा, आक्रमण। और इनके समय में जो त्रिपुरी के आक्रमण करेंगे वो शासक होंगे जयसिंह। इनके समय में नहीं हुआ था, इनके समय में भी हुआ था गयाकर्ण का। ये चीजें मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, तो वो चीज आप ध्यान रखिएगा, इसके समय में भी त्रिपुरी का आक्रमण होगा और इनके समय में भी होगा, लेकिन पृथ्वीदेव द्वितीय के शासनकाल में नहीं होगा, ना ही जगतदेव के शासनकाल में होगा। क्लियर है? तो चलिए समझते हैं जाज्जल्यदेव द्वितीय के बारे में। इनका जो शासनकाल था वो मात्र 3 वर्ष का रहता है। 3 वर्ष का शासनकाल रहेगा जाज्जल्यदेव द्वितीय का, और वो 3 वर्ष कौन कौन से हैं, 1166 ईस्वी से लेकर 1168 ईस्वी तक। ठीक है, जाज्जल्यदेव द्वितीय के बारे में हमको जानना क्या क्या चीजें हैं। देखिए, ये पृथ्वीदेव द्वितीय के छोटे पुत्र थे। बड़े पुत्र कौन थे, तो बड़े पुत्र का नाम था जगतदेव। पृथ्वीदेव द्वितीय के 2 पुत्र हुए, एक थे कौन, बड़े पुत्र जगतदेव,
और दूसरे पुत्र या छोटे पुत्र कौन है? जाज्जल्यदेव द्वितीय। और ये वही जाज्जल्यदेव द्वितीय हैं, ठीक है, जाज्जल्यदेव द्वितीय, ठीक है। तो ये जो जाज्जल्यदेव द्वितीय हैं ये तुम्माड़ मंडल, अर्थात ये वाला जो क्षेत्र है ये तुम्माड़ था। इस तुम्माड़ मंडल के क्या थे? मंडल अधिपति थे। यहाँ है रतनपुर, मान लेते हैं रतनपुर यहाँ है, ये तुम्माड़ है। तो इस तुम्माड़ मंडल के मंडल अधिपति थे, इसलिए अपने आप को ये एक और नाम से संबोधित करते हैं, तुम्माड़ाधिपति, ठीक है। तुम्माड़ मंडल के अधिपति थे, इसलिए इन्होंने एक उपाधि धारण की थी। कौन सी उपाधि? तुम्माड़ाधिपति। ये उपाधि पूछ लिया जाता है तो याद रखिएगा, तुम्माड़ाधिपति की उपाधि किसने धारण की थी? जाज्जल्यदेव द्वितीय ने, ठीक है। इनके बेसिकली 3 ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं। एक रायपुर के अमोदा में, मैं अलग कलर से लिख लेता हूं ताकि पता चले, यहां है अमोदा, तो इस अमोदा से एक ताम्रपत्र मिला है। इसके अलावा सीवरी नारायण से, सीवरी नारायण आई थिंक विजिबल हो जाएगा, सीवरी नारायण से। इसके अलावा एक जगह है समडिल, जो समडिल है वो कहाँ है, एक्चुअल लोकेशन मैं भी उसको नहीं बता सकता। इसमें से जो अमोदा ताम्रपत्र है, इससे हमको ज्ञात होता है कि इनको एक बार जाज्जल्यदेव द्वितीय को एक व्यक्ति है, नॉर्मल एक इंसान है जिनका नाम था थीरू, उन्होंने इनको मजाक मजाक में बंदी बना लिया था, ठीक है। तो इनको थीरू नामक व्यक्ति ने क्या किया था, एक बार बंदी बना लिया था। ये खुद अपने ताम्रपत्र, अमोदा ताम्रपत्र में इन्होंने उसका उल्लेख किया है। अब इनके बारे में एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा सा ज्योतिष को बहुत मानते थे, ठीक है। आपको याद होगा पद्मनाभ, इनके जो पूर्वज हैं, उन्होंने उनको गांव ही दान में दे दिया था। तो इनके ज्योतिषी कौन थे? तो उनका नाम था राघव। और एक इनके पुरोहित हैं, पुरोहित अर्थात जो इनकी पूजा पाठ करते हैं मंदिर में, उनका नाम था, याद रखिएगा, पुरोहित का नाम नामदेव। क्यों बता रहा हूं वो भी बताऊंगा, ठीक है। 2 नाम मिलते हैं, एक पुरोहित है, पुरोहित का नाम है नामदेव, और ज्योतिष का नाम है राघव। इन दोनों को एक गांव दे दिया, पूरा गांव, बुंदेरा। गांव का नाम क्या है? बुंदेरा। तो ये बुंदेरा गांव जो है वो राघव और नामदेव, ज्योतिष और पुरोहित, इन दोनों को दान में ही दे दिया। इनके शासनकाल में एक और निर्माण होता है पातालेश्वर मंदिर का, ठीक है, पातालेश्वर या केदारेश्वर मंदिर, ठीक है। तो इस पातालेश्वर या केदारेश्वर मंदिर का निर्माण जो है, इनके ही शासनकाल में मल्हार में सोमराज नाम के एक ब्राह्मण ने किया। कौन से ब्राह्मण? ब्राह्मण का नाम क्या है अगर पूछा जाए तो? सोमराज। इन्होंने क्या किया? पातालेश्वर या केदारेश्वर शिव मंदिर का स्थापना किया या निर्माण कराया, ठीक। अब मैं आपको पहले ही बताया था, इन्होंने, कलचुरियों ने क्या की थी, त्रिपुरी शाखा की अधीनता को अस्वीकार किया था और स्वतंत्र शासक अपने आप को घोषित किया था। तो इनके समय में त्रिपुरी का फिर से क्या हो जाएगा? आक्रमण होगा। और त्रिपुरी से इस समय आक्रमण कौन करेंगे? राजा का नाम रहेगा जय सिंह। त्रिपुरी शासक जय सिंह इनके ऊपर आक्रमण कर देते हैं। और आक्रमण का युद्ध जो है वो युद्ध कैसे होगा मैं आपको वो भी बता दूं। तो ऐसे करके आएंगे, शिवरी नारायण के समीप युद्ध होगा। कहां पे युद्ध होगा? शिवरी नारायण। अब इसमें थोड़ा सा मैं आपको चीजें और क्लियर कर दूं। जब ये आक्रमण हो रहा है, त्रिपुरी से आ रहे हैं, यहां है मान लो त्रिपुरी, यहां है आपका रतनपुर, ऐसे घूम के आएंगे और यहां है आपका शिवरी नारायण। तो शिवरी नारायण में ये क्या करेंगे? युद्ध होगा। और इस युद्ध में जाज्जल्यदेव द्वितीय के जो सेनापति हैं उस समय जो इस युद्ध में लड़ते हैं, उनका नाम है कल्हड़ देव या उल्हड़ देव, या अलग अलग नाम मिलता है। कल्हड़ देव मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है। 3 नाम मिलते हैं बेसिकली, कल्हड़ देव, अल्हड़ देव, उल्हड़ देव। तो ये इस पे कंफ्यूजन रहता है, विरोधाभास रहता है। तीनों नाम जान लीजिए। कल्हड़ देव जो है ये इस युद्ध में लड़ने आते हैं, किससे? कल्हड़ देव वर्सेस हो जाता है जय सिंह। जय सिंह कौन है? त्रिपुरी के कलचुरी शासक हैं। कल्हड़ देव कौन है? तो रतनपुर से जाज्जल्यदेव द्वितीय के प्रतिनिधि हैं। इस युद्ध में कल्हड़ देव की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है, मर जाते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कल्हड़ देव इस युद्ध में रतनपुर जो है वो हारा। इस युद्ध के जो सेनापति थे उनकी मृत्यु हो गई, और इनकी मृत्यु के बाद इनकी 3 पत्नी थी। कितनी पत्नी? 3 पत्नी।
तीनों पति पत्नी जो हैं वो क्या करती हैं, इनके पति कल्हण देव की मृत्यु के पश्चात सती हो जाते हैं। इसका भी हमको प्रूफ मिलता है। तिरुनान में सती होती हैं, ठीक है, महानदी के तट पर। कौन कौन? कल्हण देव की तीनों पत्नियां। अब इसमें से जो छोटी वाली पत्नी रहती है, उनके पुत्र का नाम रहता है आमरदेव। आमरदेव छोटे बच्चे रहते हैं। तो एक जो राजा थे जाज्जल्यदेव द्वितीय, आपको याद होगा जाज्जल्यदेव द्वितीय, इन्होंने आमरदेव को गोद ले लिया और अपने पुत्र की तरह उनका लालन पालन किया। आमरदेव वास्तव में इनके पुत्र नहीं थे, वो इनके सेनापति कल्हण देव या उल्हड़ देव, या एक और नाम मिलता है अल्हड़ देव, कल्हड़ उल्हड़ या अल्हड़, उनके पुत्र हैं। उनकी छोटी पत्नी या तीसरी जो पत्नी थी, उनके पुत्र थे आमरदेव, और ये सबसे छोटे बच्चे थे। तो इनको गोद ले लिया। किसने गोद लिया? याद रखिएगा, जाज्जल्यदेव द्वितीय ने इनको गोद लिया था। ये चीज क्लियर है। अब इनका जो है वो अचानक से 3 साल का कार्यकाल रहता है। 3 साल बाद इनकी मृत्यु हो जाती है, और जैसी मृत्यु होती है, राजा की मृत्यु के बाद राज्य में क्या हो जाता है? अराजकता फैल जाती है, अव्यवस्था आ जाती है, चारों ओर अशांति फैल जाती है। और उस स्थिति में फिर आपको याद होगा, इनके बड़े भाई थे जगत देव, वो पूर्वी प्रांत को छोड़कर, पूर्वी मंडल को छोड़कर फिर वापस आते हैं। कहाँ? रतनपुर। इधर नहीं जाना चाहिए, इधर आते हैं रतनपुर। और रतनपुर में फिर अगले शासक कौन बनेंगे? जगत देव। तो इनका जो है स्टोरी कुछ इस प्रकार से चलता है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं जाज्जल्यदेव द्वितीय के बारे में। जाज्जल्यदेव द्वितीय का जो शासनकाल था 1166 ईस्वी से लेके 1168 ईस्वी, लगभग 3 वर्ष का शासनकाल था। और ये पृथ्वीदेव द्वितीय के छोटे पुत्र थे, ठीक है। रत्नदेव तृतीय के खरौत शिलालेख से ज्ञात होता है कि जब पृथ्वीदेव द्वितीय की मृत्यु हुई, तब उनका बड़ा बेटा जगत देव गंगराज के साथ, अर्थात उड़ीसा के गंग वंशीय शासक गंगराज के साथ संघर्ष कर रहा था। इस कारण छोटा बेटा जाज्जल्यदेव द्वितीय जो है वो शासक बना, क्योंकि ये कहाँ थे? तुम्माड़ में थे, ठीक है। शिलालेख से प्राप्त जानकारियों के अनुसार इन्होंने तुम्माड़ाधिपति की उपाधि धारण की थी। तुम्माड़ाधिपति की उपाधि किसने धारण की थी? तो जाज्जल्यदेव द्वितीय ने, ठीक है। कौन सी अधिपति? तुम्माड़ाधिपति, अर्थात तुम्माड़ मंडल के अधिपति थे, इसलिए ये उपाधि धारण किए थे। ये भी मैं बता दूंगा। इनके मुख्य 3 ताम्रपत्र हैं, अमोदा, शिवरीनारायण और समडील ताम्रपत्र। समडील या समडीह ताम्रपत्र है, ठीक है। अमोदा ताम्रपत्र से ज्ञात होता है कि थीरू या धीरू नामक जो एक व्यक्ति है, उन्होंने इनको क्या किया था? जाज्जल्यदेव द्वितीय को एक बार बंदी बना लिया था, बाद में छोड़ भी दिया, ठीक है। तो ये उल्लेख खुद करते हैं अपने अमोदा ताम्रपत्र में। जाज्जल्यदेव द्वितीय ने अपने ज्योतिषी का नाम मैं बताया था राघव, और पुरोहित का नाम था नामदेव, इनको एक गांव दान में दिया। उस गांव का नाम अगर पूछे तो वह है बुंदेरा नामक गांव। ये गांव अपने ज्योतिषी और पुरोहित को दान में दिया। ये दान क्यों दिया जाता है? ताकि वो अपनी जीविकोपार्जन कर सकें, ठीक है। और लास्ट चीज, ये तुम्माड़ाधिपति का कॉन्सेप्ट जो है ये क्यों था? तो ये तुम्माड़ मंडल के क्या थे? अधिपति थे। अलग अलग मंडल था, जैसे इनके बड़े भाई पूर्वी मंडल या पूर्वी प्रांत के अधिपति थे, वैसे ही ये तुम्माड़ मंडल के क्या थे? अधिपति थे जाज्जल्यदेव द्वितीय। कुछ इस प्रकार से दिखते रहे होंगे। ये एआई इमेज है। देखिए, इनके मल्हार शिलालेख से ज्ञात होता है कि सोमराज नामक एक ब्राह्मण जो है, उनके द्वारा मल्हार में 1167 से 68 ईस्वी के बीच में पातालेश्वर या केदारेश्वर मंदिर बनवाया गया था। तो केदारेश्वर मंदिर या पातालेश्वर मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया? सोमराज के द्वारा। कहां बनवाया गया था? तो याद रखिएगा, मल्हार में। और यहीं से मल्हार शिलालेख से हमको यह पता चलता है। इसके अलावा इन्हीं के शासनकाल में कल्हणदेव, उल्हड़देव या अल्हड़देव ने शिवरीनारायण में, जो इनके सेनापति थे कल्हणदेव, उन्होंने शिवरीनारायण में चंद्रचूर्ण मंदिर का निर्माण कराया। चंद्रचूर्ण मंदिर जो है वो भगवान शिव का मंदिर है, याद रखिएगा। कुछ इस प्रकार से है वो मंदिर। चंद्रचूर्ण मंदिर कहाँ का है? शिवरीनारायण का। किसने बनवाया था? तो कल्हणदेव, अल्हड़देव या उल्हड़देव, एक ही व्यक्ति के नाम है, अलग अलग स्रोतों में अलग अलग नाम मिलते हैं, ठीक। तो कहाँ बनवाए थे? शिवरीनारायण में। अब शिवरीनारायण में ये बनवा ही रहे थे। अब सेम शिवरीनारायण उसी टाइम पे क्या हुआ? आक्रमण हो गया त्रिपुरी के कलचुरी शासक किसका? जयसिंह का। तो त्रिपुरी के कलचुरी शासक जयसिंह ने रतनपुर पर आक्रमण कर दिया, ठीक है। और ये आक्रमण जो है वो जहां हुआ, वो युद्ध स्थल कहाँ था? तो शिवरीनारायण के समीप युद्ध हुआ। शिवरीनारायण में कौन थे ऑलरेडी शासक? आपको पता होगा, एक सेनापति थे कल्हणदेव, उल्हड़देव या अल्हड़देव।
तो इस युद्ध में कल्हण देव, अल्हण देव, उल्हण देव जो जाज्जल्य देव द्वितीय का सहयोग करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। ठीक है, उसके बाद उनकी जो पत्नी थी, उनकी कितनी पत्नी थी तो याद रखिएगा 3 पत्नी थी। वो तीनों पत्नियां क्या हुई, सती हो गई। जैसी हैं तो असफल हो चुके थे इस युद्ध में, वो हार चुके थे, हार गए और वो भाग भी गए। ठीक है, लेकिन इसमें हमारे जो एक वीर पुरुष हैं कल्हण देव, अल्हण देव या उल्हण देव, इनकी मृत्यु हो गई और इनकी मृत्यु के ग्लानि में इनकी जो पत्नियां हैं वो सती हो गई। लेकिन जो इनकी छोटी वाली पत्नी थी उनका एक पुत्र होता है। इनके पुत्र का नाम क्या था तो याद रखिएगा अमरदेव। ये पहले भी बता चुका हूं। तो कल्हण देव, अल्हण देव या उल्हण देव के पुत्र आमरदेव को जाज्जल्य देव द्वितीय ने गोद लेकर अपने पुत्र की तरह पाला और ये आमरदेव जो है वो किनके पुत्र हैं, कल्हण देव के। अब ये सारी चीजें जो हो चुकी हैं, सती हो चुकी हैं, इस प्रकार से उनकी पत्नियां, इन्होंने इनको गोद ले लिया है। इसके बाद ये जो जाज्जल्य देव द्वितीय हैं, इनकी अकस्मात मृत्यु हो जाती है 1168 ईस्वी में। इनकी मृत्यु अकस्मात हो जाती है, कारण आज तक पता नहीं चला। ठीक, तो रत्नदेव तृतीय जो इनके भतीजे थे, जाज्जल्य देव द्वितीय के भतीजे कौन है, रत्नदेव तृतीय, उनके खरौत शिलालेख से ज्ञात होता है कि जाज्जल्य देव द्वितीय की मृत्यु के उपरांत चारों तरफ अशांति और अव्यवस्था फैल गई थी। इस समय उनका बड़ा भाई जो कि जगत देव हैं अर्थात रत्नदेव तृतीय के जो पिता हैं, वो उड़ीसा के गंगवंशीय शासकों के साथ संघर्ष कर रहे थे पूर्वी मंडल में या पूर्वी प्रांत में, क्योंकि वो वाला क्षेत्र में था, वहां आए दिन युद्ध चलता था उड़ीसा वालों से। ठीक, तो जाज्जल्य देव द्वितीय की मृत्यु के पश्चात ये जब 1168 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई तो अशांति और अव्यवस्था की सूचना से इनके बड़े भाई जगत देव ने युद्ध बंद कर दिया और रतनपुर लौट गए तथा शासन क्या किया, संभाला। इस प्रकार इन्होंने सत्ता इनको मिली। ऐसा नहीं है कि इन्होंने अपने भाई की हत्या की थी, ये खुद इनके भतीजे बता रहे हैं कि ऐसा सा हुआ था, इसके कारण फिर जो जगत देव जी हैं वो आए और सत्ता संभाला। तो इसके बाद हमको शासक, अगले शासक कौन मिलेंगे, जाज्जल्य देव द्वितीय के जो बड़े भाई हैं कौन, जगत देव, जो पूर्वी प्रांत में क्या थे, प्रांत अध्यक्ष थे, प्रांत मंडल थे। ठीक है, पूर्वी मंडल के मंडल अधिपति थे। ये पृथ्वी देव द्वितीय के क्या थे, सबसे बड़े पुत्र थे। पृथ्वी देव द्वितीय के ये क्या हैं, बड़े पुत्र हैं और ये क्या थे, छोटे पुत्र। ये स्टोरी मेरे ख्याल से बार बार बोल बोल के आपको याद करा दूंगा मैं। ठीक, अब इनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। जगत देव, तो जगत देव का जो शासन काल रहता है ये 1168 ईस्वी से 1178 ईस्वी तक लगभग 10 वर्षों का होता है। ये चीज क्लियर है। अब ध्यान से देखिएगा, ये वाला जो क्षेत्र था ये सिरपुर मंडल था, या सिरपुर मंडल ही बोल दे रहा हूं मैं, सिरपुर मंडल, या फिर हम लोग बोलते हैं इसको पूर्वी प्रांत। तो इस पूर्वी प्रांत या सिरपुर मंडल के ये मंडल अधिपति थे। जैसे इनके भाई यहां थे तुम्माड़ में। ठीक है, इनके भाई कहां थे, तुम्माड़ में। जाज्जल्य देव द्वितीय जो है वो तुम्माड़ के मंडल अधिपति थे और ये सिरपुर मंडल के अधिपति थे। और इनके पिता जो थे वो रतनपुर पर शासन कर रहे थे, संपूर्ण रतनपुर क्षेत्र पर। ठीक है, इनके पिता कौन थे, इन दोनों के जो पिता हैं वो याद रखिएगा पृथ्वीदेव द्वितीय थे। जाज्जल्य देव द्वितीय यहां है, जगत देव यहां है और यहां पे कौन है, पृथ्वीदेव द्वितीय। ठीक है, चार्ट आपको याद हो जाएगा धीरे धीरे। तो इनके ये जब ऐसा हुआ कि राजा कौन बने, जाज्जल्य देव द्वितीय बने, तो जाज्जल्य देव द्वितीय की मृत्यु के पश्चात ये वाला क्षेत्र क्या हुआ था, अशांति फैल गई थी। तो यहां से ये युद्ध को छोड़ के सीधा पहुंच गए आपके रतनपुर। रतनपुर में ये शांति व्यवस्था बहाल करते हैं और ठीक ठाक ये लगभग 10 वर्षों तक शासन चलाते हैं। इनके बारे में बेसिक इतनी ही जानकारी मिलती है। कोई बड़ा काम इन्होंने नहीं किया, बस शासन संभाला। जो अव्यवस्था थी, अराजकता फैली हुई थी, उसको इन्होंने ठीक किया। ठीक है, चलिए इनके बारे में समझते हैं। ये पृथ्वीदेव द्वितीय के क्या थे, सबसे बड़े पुत्र थे। इनके छोटे पुत्र, पृथ्वीदेव द्वितीय के छोटे पुत्र का नाम याद रखिएगा जाज्जल्य देव द्वितीय था, जो तुम्माड़ के मंडल अधिपति थे। और ये जगत देव द्वितीय जिन्होंने लगभग 10 वर्षों तक शासन किया, जो बड़े पुत्र थे, ये पूर्वी प्रांत या फिर सिरपुर मंडल के अधिपति थे। ठीक है, ये जाज्जल्य देव द्वितीय के क्या थे, बड़े भाई थे। इनकी पत्नी का नाम याद रखिएगा, पूछ लिया जाता है। इनकी पत्नी का नाम रहता है सोमल्ला देवी, आगे की स्लाइड में मिलेगा। इनके पुत्र रत्नदेव तृतीय के खरौत शिलालेख से ज्ञात होता है कि जाज्जल्य देव द्वितीय की मृत्यु उपरांत चारों तरफ अशांति व अव्यवस्था फैल गई थी। इस समय उनका बड़ा भाई
जगतदेव पूर्वी सीमा पर उड़ीसा के गंग वंशीय शासकों के साथ संघर्ष कर रहा था। ठीक है, ये कौन कह रहे हैं? जगतदेव के पुत्र रत्नदेव तृतीय कह रहे हैं, उनके पिता के बारे में। जाज्जल्यदेव द्वितीय की मृत्यु के पश्चात अशांति व अव्यवस्था की सूचना से इनके बड़े भाई जगतदेव ने युद्ध बंद कर दिया तथा रतनपुर लौट गए तथा शासन संभाला। और जगतदेव ने लगभग 10 वर्षों तक रतनपुर में शासन किया। वो 10 वर्ष कौन से हैं? जाज्जल्यदेव द्वितीय की मृत्यु के पश्चात अर्थात 1168 ईस्वी से लेकर 1178 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। इसके बाद जगतदेव के पुत्र होते हैं कौन? रत्नदेव तृतीय। इनके पुत्र का नाम क्या है? रत्नदेव तृतीय, जिनका खरौद शिलालेख मिलता है। हाँ, इसमें इनकी पत्नी का नाम मैं बता रहा था आपको। इनकी पत्नी का नाम क्या है? सोमल्ला देवी है। सोमल्ला देवी इनकी पत्नी का नाम है। नूनल्ला, राजल्ला। जगतदेव की पत्नी का नाम सोमल्ला देवी। कहां से आई थी, कौन से मंडल से थी, ये उतना डिटेल नहीं मिलता। तो अगले शासक जगतदेव और सोमल्ला देवी के पुत्र रत्नदेव तृतीय आते हैं। रत्नदेव तृतीय आज की क्लास का अंतिम टॉपिक रहेगा। ठीक है, रत्नदेव तृतीय के बारे में सबसे पहला चीज जो इनका शासन काल था वो याद रखिएगा। 1178 ईस्वी से 1198 ईस्वी तक रहता है। लगभग 20 वर्षों का इनका शासन काल रहेगा। इन 20 वर्षों में याद रखिएगा सबसे जो बड़ा नाम मिलता है वो इनके एक मंत्री का मिलता है। इनके मंत्री का नाम याद रखिएगा, गंगाधर राव। गंगाधर राव, ये नाम बहुतों बार दिखेगा और जैसे ही ये नाम आपको दिखता है एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। गंगाधर राव सबसे जो प्रसिद्ध पर्सनालिटी हैं वो रत्नदेव तृतीय के काल में गंगाधर राव हैं। सबसे ज्यादा निर्माण कार्य यही करेंगे, जितना भी प्रशासन है उन पर इनका कब्जा रहता है। ठीक है, तो रत्नदेव द्वितीय तृतीय के बारे में क्या जानना है? ये जगतदेव और सुमल्ला देवी के क्या थे? पुत्र थे। और इनकी बेसिकली 2 शिलालेख मिलते हैं। एक मिलता है जांजगीर के खरौद से और दूसरा मिलता है जांजगीर में ही आपका शक्ति जिले में है, पासीद। ठीक है, शक्ति जिले में अब आता है, पहले जांजगीर चांपा का हिस्सा था। खरौद और पासीद से 2 शिलालेख प्राप्त हुए हैं। अब क्या क्या जानकारी मिलती है? तो खरौद शिलालेख इंपॉर्टेंट है। आपको याद होगा मैं पहला एक कोड बताया था आरपीजे। मैं फिर उसी बात पर आता हूं। आरपीजे J1 P2 R3 ऐसा बताया था। आर लिखना है, पी लिखना है, जे लिखना है, 1 2 3 कर देना है। R3 से क्या है? रत्नदेव तृतीय। तो इनके शासन काल में जीर्णोद्धार होगा। पृथ्वीदेव द्वितीय के शासन काल में जीर्णोद्धार होगा और जाज्जल्यदेव प्रथम के शासन काल में। इनके शासन काल में अब फिर मैं आपको बता दूं जाज्जल्यदेव प्रथम ने किसने क्या किया था? तो पाली के शिव मंदिर, पाली शिव मंदिर का निर्माण जीर्णोद्धार जो है वो जाज्जल्यदेव प्रथम के द्वारा किया गया था। पृथ्वीदेव द्वितीय के शासन काल में इनके सेनापति जगपाल देव ने क्या किया? राजीव लोचन मंदिर का जीर्णोद्धार किया। याद होगा, ये भी अभी पढ़े हैं। और रत्नदेव तृतीय इनके शासन काल में खरौद में याद रखिएगा, खरौद में इनके जो मंत्री हैं कौन? गंगाधर राव। यही क्या करेंगे? लक्ष्मणेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार करेंगे। खरौद के लक्ष्मणेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार किसने कराया? तो रत्नदेव तृतीय के मंत्री या सेनापति गंगाधर राव ने। क्लियर है? तो 3 अलग अलग जीर्णोद्धार होते हैं और नाम में क्योंकि रत्नदेव प्रथम, पृथ्वीदेव प्रथम, जाज्जल्यदेव प्रथम, रत्नदेव द्वितीय, पृथ्वीदेव द्वितीय, जाज्जल्यदेव द्वितीय, रत्नदेव तृतीय, इस टाइप का नाम जो है वो बहुत रिपीट होता है तो कंफ्यूजन होता है प्रथम था, द्वितीय था या तृतीय था। मेरे ख्याल से ये जो कोड है बहुत आसान है। चुपचाप आपको क्या करना है? तो आपको लिखना है आरपीजे, जो मैं पहले से कोड आपको बता रहा हूं, 1 2 3, और बस कौन से काल में किसका हुआ था वो याद रखना है। यहाँ पे पाली का शिव मंदिर, पाली का एक प्राचीन नाम जो है वो याद रखिएगा, इसको भी बता दे रहा हूं मैं। यहाँ पे झांझ नगर कहा जाता था। पाली को तत्कालीन समय में झांझ नगर के नाम से जाना जाता था। और ये फैक्ट मैं बताना भूल गया था जब मैं आपको बाण वंश के बारे में बता रहा था, विक्रमादित्य जयमेऊ के बारे में। तो उस समय झांझ नगर कहा जाता था पाली को। वहां पर स्थित जो शिव मंदिर है उसका जीर्णोद्धार जाज्जल्यदेव प्रथम ने करवाया, श्रीमद जाज्जल्यदेवस्य कीर्ति लिखवाया। इसके बाद राजीव लोचन मंदिर का जो जीर्णोद्धार है वो पृथ्वीदेव द्वितीय के सेनापति जगपाल ने कराया। और ये पीएससी व्यापम का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है जीर्णोद्धार से। रत्नदेव तृतीय के शासनकाल में गंगाधर राव ने वही काम कराया। तो एक बार मैं इसको मिटा देता हूं। आशा है कि मैं जो बताना चाह रहा हूं वो चीजें आपको समझ आ गई होंगी। ठीक है, तो इनके 2 अभिलेख मिलते हैं, शिलालेख खरौद से और पासीद से। खरौद शिलालेख से बहुत सारी जानकारी मिलती है। क्या क्या जानकारी मिलती है भाई खरौद से?
तो खरौद शिलालेख से हमको पता चलता है कि इनके शासनकाल में भीषण अकाल पड़ा था और इस अकाल की स्थिति को निपट नहीं पा रहे थे, तो इन्होंने क्या किया, अपना एक मंत्री बदल दिया। मंत्री का नाम रखा, मंत्री जो जिनका नाम था गंगाधर राव। ये गंगाधर राव वास्तव में क्या थे, एक ब्राह्मण थे। अब भीषण अकाल पड़ा है, जनता में क्या है, अनाज नहीं मिल पा रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, तो इनके मंत्री को इन्होंने चेंज किया और मंत्री एक ब्राह्मण को बनाया जिनका नाम था गंगाधर राव। और गंगाधर राव ब्राह्मण जो थे, उन्होंने अपनी सूझबूझ और योग्यता से प्रशासनिक व्यवस्था को सुव्यवस्थित किया, ठीक है, और इतना अच्छा से व्यवस्थित कर दिया कि जो खाली राजकोष था राजा का, वो राजकोष भी भरना प्रारंभ हो गया। लोग फिर से टैक्स देना प्रारंभ कर दिए, ठीक है, टैक्स लेना राजा प्रारंभ कर दिया। मतलब जनधन में सब जगह क्या हो गया, जनधन में संतोष आ गया राजा को लेकर। अब ये गंगाधर राव ने इसको कैसे बनाया, तो इसके लिए इन्होंने सबसे पहले, चूंकि ये ब्राह्मण व्यक्ति हैं, इन्होंने एक पर्वत का चयन किया। किसका चयन किया, पर्वत। और कौन सा पर्वत था मैं वो भी बता दे रहा हूं, स्टोरी इन्हीं इसी में। उस पर्वत का नाम था एक वीरा पर्वत, ठीक है। एक वीरा पर्वत जो है, यहां पे एक मंदिर बनवाया। किसका मंदिर, लक्ष्मी मंदिर, लक्ष्मी देवी का मंदिर। कौन सी पर्वत पे, एक वीरा पर्वत पे। अब ये ऐसा है कि एक वीरा पर्वत या एक वीरा मंदिर भी कह देते हैं इसको, ठीक है। तो वास्तव में पर्वत का नाम क्या है, एक वीरा पर्वत। कहीं कहीं इसी पर्वत का और नाम मिलता है, वो नाम मैं यहां लिख दे रहा हूं, इकबीरा। इकबीरा भी उसी का नाम है, इकबीरा पर्वत। वराह पर्वत कहा जाता है, ठीक है, वराह पर्वत, इकबीरा पर्वत। लक्ष्मी माता को श्री भी कहते हैं, तो श्री पर्वत। और इसके अलावा एक नाम मिलता है लक्ष्मी धाम पर्वत। तो अलग अलग नाम से जाने जाते हैं आपके एक वीरा पर्वत। एक वीरा पर्वत में मंदिर बना, इसलिए एक वीरा मंदिर कह दिया जाता है। और चूंकि ये लक्ष्मी देवी का मंदिर था, बाद में अपभ्रंश होते होते ये लखनी देवी मंदिर हो गया। वास्तव में ये लक्ष्मी देवी था, लेकिन अपभ्रंश होते होते लखनी देवी मंदिर हो गया। और इसी लखनी देवी मंदिर को एक और नाम से पूजा जाता है, स्तंभिनी देवी, स्तंभिनी देवी। क्लियर है। तो इस प्रकार से यही गंगाधर राव क्या करते हैं, इस मंदिर का निर्माण करते हैं। कहां पे, एक बीरा पर्वत में, जो रतनपुर के समीप ही है। मैं आगे फुटेज भी आपको दिखा दूंगा उसमें, ठीक है। अब ये मंदिर बनने के बाद राज्य में जो अकाल था, महामारी थी, वो सारी चीजें समाप्त हो गई। लोग जो हैं वो संपन्न हो गए। इसी मंत्री गंगाधर राव ने खरौद में एक अभिलेख लिखवाया, जिसको खरौद अभिलेख कहते हैं, जिसमें हमको ये पता चलता है कि इन्होंने खरौद के लक्ष्मणेश्वर शिव मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। लक्ष्मणेश्वर शिव मंदिर कौन सा है, जिसको लाखा चौर मंदिर बोलते हैं। प्राचीन छत्तीसगढ़ के इतिहास में मैं ये चीजें बता चुका हूं, तो डिटेल में नहीं जाऊंगा उस पर, ठीक है। इसके अलावा खरौद में ही सबरी मंदिर जो है, ठीक है, खरौद के सबरी मंदिर, याद रखिएगा, सबरी नारायण या शिवरी नारायण का जो मंदिर है वो शिवरी नारायण में है और सबरी मंदिर खरौद में है। तो वहां पे आपका मंडप बनवाएगा। एक्चुअली लक्ष्मणेश्वर शिव मंदिर में भी मंडप ही बनवाते हैं, और सबरी मंदिर में भी ये क्या करवाएंगे, मंडप का निर्माण कार्य करवा देंगे। क्लियर है। इसके बाद अब आएंगे रतनपुर में। ये दोनों तो हो गए जीर्णोद्धार वाले। रतनपुर में आएंगे। रतनपुर में क्या करेंगे, पुरारती शिव मंदिर, पुरारती शिव मंदिर का निर्माण करेंगे। और ये पुरारती शिव मंदिर जो है रत्नेश्वर सरोवर के जस्ट बगल में करेंगे, ठीक है। रत्नेश्वर सरोवर या महामाया मंदिर जो है उसके पीछे है पुरारती शिव मंदिर। इसका निर्माण जो है वो आपके किसने किया था, तो गंगाधर ने किया था, गंगाधर राव। ये सारी चीजें वही कर रहे हैं। और इतने में ही ये नहीं रुकते, इन्होंने एक बहड़ नाम का जगह है, वहां पे हेरंब मंदिर, हेरंब जो है भगवान गणेश का नाम है, तो गणेश मंदिर और शिव मंदिर का निर्माण भी इन्होंने कराया था। वो सारी चीजें भी हम लोग आगे समझते चलेंगे। तो आशा है कि इन्होंने क्या क्या कार्य कराया वो चीजें आपको समझ आ गई होंगी। वास्तव में रत्नदेव तृतीय का शासन काल है, लेकिन पूरा का पूरा शासन जो है वो कौन संभाल रहे हैं, गंगाधर राव। निर्माण कार्य कौन करा रहे हैं, गंगाधर राव। सारी चीजों का शक्ति किसके पास है, गंगाधर राव के पास है। क्लियर है। चलिए इनके बारे में समझते हैं। सबसे पहला चीज, रत्नदेव तृतीय का
जो माता पिता थे कौन थे? जगत देव और सुमल्ला देवी, ये उनके पुत्र थे। ठीक है, इनके जो चाचा थे जाज्जल्य देव द्वितीय थे, याद रखिएगा। रत्नदेव तृतीय के चाचा का नाम क्या था? जाज्जल्य देव द्वितीय। और इनके दादा का नाम क्या था? तो पृथ्वीदेव द्वितीय इनके दादा का नाम था। क्लियर है? इनके दो शिलालेख से हमें इनकी जानकारी प्राप्त होती है, और दो शिलालेख में से एक है खरौद और दूसरा है पासीद। खरौद जो है वर्तमान जांजगीर चांपा जिले में है, और पासीद शक्ति जिले में है। ठीक है, अब खरौद शिलालेख इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहां से बहुत सारी जानकारी मिलती है। खरौद शिलालेख वास्तव में जो है गंगाधर राव के द्वारा खुदवाया गया था। इस शिलालेख से हमको क्या पता चलता है कि इनके शासनकाल में भीषण अकाल पड़ा था, जिसके कारण पूरे साम्राज्य में अव्यवस्था फैल गई थी। ठीक है, इस संकटापन्न स्थिति में राजा रत्नदेव तृतीय ने गंगाधर राव ब्राह्मण को अपना मंत्री बनाया। अब जितना कार्यभार है किसको सौंप दिए? मंत्री जी को। कौन मंत्री हैं? गंगाधर राव ब्राह्मण। इन्होंने अपनी सूझबूझ गंगाधर राव ब्राह्मण ने अपनी सूझबूझ और अपनी योग्यता से राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था को सुव्यवस्थित किया तथा खाली राजकोष को भी भर दिया। जो राज्य में अकाल था, महामारी था, वो भी इनके आने के बाद समाप्त हो गया। उन्होंने वैसा जतन किया, वैसा उपाय किया। ठीक है, खरौद शिलालेख में रत्नदेव तृतीय की दो पत्नियों का उल्लेख मिलता है। इनकी कितनी पत्नियां थी? दो पत्नी, उनका उल्लेख मिलता है। और दो पत्नी कौन कौन सी थी? तो एक पत्नी का नाम याद रखिएगा, ये यही बता दे रहा हूं, फिर स्लाइड में भी मैं बता दूंगा। एक पत्नी का नाम रहता है रल्हा और दूसरी पत्नी का नाम रहता है पद्मा। रल्हा और पद्मा जो हैं, इनकी दो पत्नियां रहती हैं, इनकी रत्नदेव तृतीय की। कभी डिटेल में भी अगर पूछता है तो ये सारी चीजें आप वहां लगा सकते हैं, अगर एक बार भी पढ़े रहते हैं, आपको थोड़ा नाम सुना रहेगा तो। ठीक, अब चलते हैं इनके मंत्री गंगाधर राव के ऊपर। क्योंकि गंगाधर राव ब्राह्मण जो है, ये इनका ही मेन सब चीज पढ़ना है। तो जनश्रुति के अनुसार गंगाधर राव द्वारा अकाल के समय एक वीरा की पहाड़ी पर सन 1179 ईस्वी में माता लक्ष्मी का मंदिर बनवाया गया, जो वर्तमान में अपभ्रंश से लखनी देवी, वास्तव में ये लक्ष्मी देवी था, लक्ष्मी देवी धीरे से अपभ्रंश होकर क्या बन गया? लखनी देवी हो गया। तो लखनी देवी मंदिर जो है वो लक्ष्मी देवी जी का ही मंदिर है। ठीक है, और ये कहलाता है क्या? लखनी देवी मंदिर कहलाता है। क्लियर है? एक वीरा की पहाड़ी को ही एक वीरा पर्वत, वराह पर्वत, श्री पर्वत व लक्ष्मी धाम पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। और जब यह मंदिर बनाया गया तो राज्य में जितना अकाल और महामारी था वह सब समाप्त हो गया। यह मंदिर बनाने का जो श्रेय है वो रत्नदेव तृतीय के मंत्री गंगाधर राव ब्राह्मण को जाता है, जिन्होंने एक वीरा की पहाड़ी, जिसे इकबीरा पर्वत, वराह पर्वत, श्री पर्वत या लक्ष्मी धाम पर्वत के नाम से जाना जाता है, उस पर 1179 ईस्वी में माता लक्ष्मी का मंदिर बनवाया, जिसे वर्तमान में लखनी देवी मंदिर या एक बीरा मंदिर के नाम से जाना जाता है। वो कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है, आप लोग इसको देख सकते हैं। इसमें एक चीज और आपको मैं बताना चाहूंगा कि जो लखनी देवी हैं, इन्हीं का एक और नाम मिलता है स्तंभिनी देवी। तो इसको नोट कर लीजिएगा, स्तंभनी देवी जो है यही लखनी देवी का ही एक नाम है। तो पर्वत के भी बहुत सारे नाम मिल गए, लक्ष्मी देवी के, लखनी देवी, स्तंभनी देवी, एक वीरा पर्वत, वराह पर्वत, श्री पर्वत और लक्ष्मी धाम पर्वत। अब इसके बाद गंगाधर राव यहाँ नहीं रुकते हैं, उन्होंने खरौद के लक्ष्मणेश्वर शिव मंदिर के सभा मंडप का क्या किया? जीर्णोद्धार किया। कुछ इस प्रकार से आपका जो बाहर का सभा मंडप है, ये है आपके भगवान शिव, कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहे हैं। तो इस सभा मंडप जो आप यहाँ देख पा रहे होंगे, इस सभा मंडप में ये है उनका शिलालेख, जहां पे वो शिलालेख लिखवाते हैं। एक शिलालेख आपको इधर मिलेगा, ठीक है, इसमें भी आपको शिलालेख यहाँ पे मिलेगी और इधर एक शिलालेख। तो एक शिलालेख में याद रखिएगा, जो पहले के जो इसके निर्माण करता है उन्होंने शिलालेख खुदवाया था। दूसरा शिलालेख गंगाधर राव के द्वारा खुदवाया गया था, जिसमें इन्होंने रतनपुर में अकाल पड़ने की बात को कही है। ठीक है, तो ये सभा मंडप का जीर्णोद्धार किसके द्वारा कराया गया? रत्नदेव तृतीय के मंत्री गंगाधर राव ब्राह्मण के द्वारा कराया गया। अब खरौद में ही लक्ष्मणेश्वर मंदिर का सभा मंडप तो ठीक हो गया। अब खरौद में अगला मंदिर आता है सबरी मंदिर। तो सबरी मंदिर खरौद के भी मंडप का क्या करते हैं? ये जीर्णोद्धार का कार्य कराते हैं। कुछ इस प्रकार से ये जो मंडप है आप देख पा रहे होंगे, ये मंडप जो है उस समय इसका जीर्णोद्धार कराया गया था। सबरी माता कुछ इस प्रकार से दिखाई देती हैं। अगर आप लोगों ने देखा होगा, ये मंदिर गए होंगे तो आपको पता होगा। ठीक है,
गंगाधर राव द्वारा इस मंदिर के मंडप का जीर्णोद्धार भी कराया गया था। अब इसके बाद गंगाधर राव पहुंच जाते हैं कहाँ, रतनपुर। और रतनपुर में जो रत्नेश्वर सरोवर है, जिसको खड़क तालाब कहते हैं, उसके समीप ही पुरारती शिव मंदिर का निर्माण करते हैं। ठीक है, पुरारती शिव मंदिर आप ध्यान देंगे तो ये वाला जो शिव मंदिर है, इसी का जूम इमेज ये है। अब ये सरोवर है रत्नेश्वर सरोवर। इस रत्नेश्वर सरोवर में ये मंदिर कहलाता है पुरारती या पुरारती शिव मंदिर रतनपुर का। इसका निर्माण भी किसने कराया था, तो मंत्री गंगाधर राव जी के द्वारा रत्नदेव तृतीय के शासनकाल में कराया गया था। इतने में ये रुकेंगे क्या, तो नहीं, इन्होंने भगवान गणेश और भगवान शंकर की भी अलग से और मंदिर बनवाए। तो इनके बारे में और एक लास्ट फैक्ट है कि मंत्री गंगाधर राव द्वारा रत्नदेव तृतीय के शासनकाल में ही बहड़ में हेरंब मंदिर, हेरंब गणेश जी का नाम है, याद रखिएगा, हेरंब मंदिर और हर मंदिर, हर भगवान शिव का नाम है, हर हर महादेव कहा जाता है। तो हर मंदिर और हेरंब मंदिर का निर्माण भी कहाँ कराया था, तो बड़द में कराया था, सॉरी बहड़ मैं बोल दिया, माफ कीजिएगा, बड़द में कराया था। कहाँ, हेरंब मंदिर और हर मंदिर का निर्माण किसके द्वारा हुआ था, तो मंत्री गंगाधर राव जी के द्वारा। यहां तक हम लोगों ने कलचुरी शासक के कुल 5 शासकों के बारे में जाना। ठीक है, रत्नदेव द्वितीय, पृथ्वीदेव द्वितीय, जाजलदेव द्वितीय, जगतदेव और रत्नदेव तृतीय। अगली क्लास में हम लोग, याद रखिएगा, यहां तक हम लोग देख चुके हैं। अगली क्लास में हम लोग प्रतापमल और उसके बाद के जो शासक हैं, जिसमें अंधकार युग आएगा, बहारेंद्र शाह आएंगे, ठीक है, कल्याण शाह, तखत सिंह, राज सिंह, सिरदार सिंह, रघुनाथ सिंह। तो इसको मैं थोड़ा सा मोटा मोटी आपको बता देता हूं। रत्नदेव तृतीय के बाद शासक बनते हैं प्रतापमल, यहां आप स्टार जो लगा रहा हूं, प्रतापमल और बहारेंद्र शाह, इनके बीच में लगभग 250 से 300 वर्षों का, 200 से लेके 250 से लेके 300 वर्षों का कोई साक्ष्य नहीं मिलता। इसके कारण इसको कलचुरी काल का अंधकार युग कहा जाता है। अब ये अंधकार युग में बाबू रेवाराम के अनुसार 9 शासक होते हैं। कौन कौन से 9 शासक, इस पर हम लोग डिटेल में और बात करेंगे अगली क्लास में। कौन कौन से 9 शासक, तो जय सिंह, धर्म सिंह, जगन्नाथ सिंह, वीर सिंह, कमल साय, शंकर साय, मोहन साय, दादू साय और पुरुषोत्तम साय। जय, धर्म, जगन्नाथ, वीर, कमल, शंकर, मोहन, दादू, पुरुषोत्तम, 9 ऐसे शासक होते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे बहारेंद्र शाह। ठीक है, बहारेंद्र शाह वही हैं जिन्होंने राजधानी परिवर्तन कर दिया, छुरी कोस गई लेके चले गए। फिर आते हैं कल्याण शाह, और कल्याण शाह और तखत सिंह के बीच में फिर कहा जाता है कि इनके बीच में लगभग 6 शासक हैं जिनका कोई साक्ष्य नहीं मिलता। कौन कौन से 6 शासक, तो इनके बीच में आते हैं लक्ष्मण शाह, शंकर शाह द्वितीय, त्रिभुवन शाह, जगमोहन शाह, अदली शाह और रणजीत शाह। ठीक है, रणजीत शाह के पुत्र होंगे तखत सिंह, और इन तखत सिंह के 3 पुत्र होते हैं, राज सिंह, सिरदार सिंह और रघुनाथ सिंह। ठीक है, राज सिंह का कोई पुत्र नहीं था तो उन्होंने मोहन सिंह को गोद लिया। इसके बाद सिरदार सिंह का भी कोई पुत्र नहीं था लेकिन राजा सिरदार सिंह बनते हैं। उसके बाद छोटे भाई जो रघुनाथ सिंह हैं वो शासक बनते हैं। इनके एकमात्र पुत्र की मृत्यु हो जाती है तो ये शोकग्रस्त रहते हैं, और उसके बाद फिर मराठे आक्रमण कर देंगे। और ये जो स्टोरी है कुछ इस प्रकार से चलेगी। आशा है कि ये आज का सेशन आपको समझ आया होगा। अगर कोई भूल चूक होती है तो माफ कीजिएगा। अगर आपको वीडियो लेंथी लगता है तो 2 टुकड़ों में देख लीजिएगा। और एक इंपॉर्टेंट चीज कि इतना जब मैं कंटेंट बनाता हूं, आप लोगों के लिए मेहनत करता हूं, तो आप लोग एक लाइक दबाने में कंजूसाई मत कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए। ये हमारे कुछ सोशल साइट्स हैं जिसमें आप हमें फॉलो कर सकते हैं। अगली क्लास में हम लोग जानेंगे कलचुरी वंश के भाग 4 में, जिसमें बेसिकली हम लोग प्रतापमल, अंधकार युग और उसके बाद बहारेंद्र शाह के बाद जो परवर्ती शासक होंगे उनके बारे में समझने का प्रयास करेंगे। आशा है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।